जय हिंद दोस्तों यहाँ पे जो हम लोग ये सेट नंबर 35 यहाँ पे करने वाले दोस्तों, यहाँ पे हम लोग वो सारे क्वेश्चन करेंगे जो हमारे आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट एग्जाम में क्वेश्चन आपके पूछे जा चुके हैं। यहाँ पे दोस्तों सबसे ज्यादा बेनिफिट आपको ये देखने को मिलेगा कि आपका आर्मी नर्सिंग का जितना भी आपका सिलेबस है वो पूरा हमारा रिविजन भी वहां पे हो जाएगा। और आपको एक बात ये यहाँ पता चलेगी कौन सा आपका टॉपिक वीक है, कौन सा स्ट्रॉन्ग है, यानी आपका स्कोर कितना यहाँ पहुंच रहा है। और ये बात जरूर एक बात यहाँ पे नोटिस कर लेना कि जो बच्चा 40+ क्वेश्चन वहां पे करके आएगा वही सिलेक्शन वहां पे ले जाएगा। इतना ज्यादा हार्ड पेपर आपका वहां पे नहीं आएगा। और यहाँ मैं ज्यादा वही सारे क्वेश्चन कराऊंगा जो हमारे आर्मी नर्सिंग के एग्जाम में रिपीट वहां पे हुआ करते हैं। अगर कोई बच्चे यहाँ पे 40 क्वेश्चन टच कर पा रहा है उसकी तैयारी बहुत सही यहाँ पे चल एक बार इसे आप कंटिन्यू वहां बनाए रखेगा। और तो एक बात ये फिक्स वहां पे कर लेना, आज के बाद जितनी भी अपनी डेली क्लासें होंगी डेली 7 बजे मैं यहाँ पे एक प्रैक्टिस सेट कराऊंगा। वहां पे जो इंपॉर्टेंट मैं क्वेश्चन कराता हूँ, अगर कोई बच्चा ये तैयार भी करता चलता है तो एग्जाम तक मैं वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उसे प्रोवाइड वहां पे करा ही दूंगा जो एग्जाम में ज्यादा क्वेश्चन यहाँ पे रिपीट आपके हुआ करते हैं। तो यहाँ से आप सारे क्वेश्चन अपने पास नोट किए रहना। और इसकी प्रैक्टिस सेट भी अपने व्हाट्सएप ग्रुप जो टेलीग्राम है यहाँ मैं उसकी प्रैक्टिस सेट भी आपको प्रोवाइड करा दूंगा। ये क्वेश्चन बार बार आपको रिपीट वहां पे करते हुए चलना है। और डेली जो 7 बजे क्लास होगी आपको ऐसे ही प्रैक्टिस सेट वहां पे देना है कि आप एग्जाम हॉल में बैठे हुए और काउंट करना कितना स्कोर यहाँ पे हो रहा है। तो अगर आपके 40+ वहां पे आप यहाँ पे कर पा रहे हो तो 100% मान चलना आपका एग्जाम वहां पे क्लियर हो जाएगा। अगर कोई बच्चा 35 और 40 के बीच में वहां पे सही कर रहा है, भाई मेहनत करना भी स्टार्ट कर देना। अब इतना टाइम आपके पास वहां पे नहीं बचा हुआ है। दोस्तों जो हमारा पहला क्वेश्चन आता जो कि जयपुर जडारो में आपका पूछा गया था, ये बताओ निम्नलिखित में से किसे 2024 के लिए संयुक्त राष्ट्र लेखा परीक्षक पैनल का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया। दोस्तों ये सारे जो आगे क्वेश्चन आते हैं ना, करंट अफेयर के क्वेश्चन आते हैं, करंट अफेयर का अच्छी पकड़ बना ले। 3 क्वेश्चन करंट अफेयर का आपका इस बार भी एग्जाम में देखने मिलेगा। मैं हर प्रैक्टिस में आपको बताता हूँ कि करंट अफेयर के 3 क्वेश्चन मारना, स्टैटिक जी के 2 से 3 क्वेश्चन, भारतीय संविधान के आप ये मार लगभग 2 क्वेश्चन आपके पेपर में आएगा। अगर ये 3 टॉपिक भी अच्छे से तैयार करके जाओगे 6 से 7 क्वेश्चन आपको यहाँ देखने को मिल जाएंगे। तो जीके में इन 3 टॉपिक को ज्यादा फोकस आप करना स्टार्ट कर देना वहां पे। तो इसका दोस्तों सीधा सीधा आप राइट आंसर क्या बताओ। यहाँ पे जो क्वेश्चन आएगा ना, ये ऑप्शन तो यार आपके सामने यहाँ पे दिख ही जाएंगे। ऑप्शन बताने की कोई जरूरत हमें है नहीं कि सामने ऑप्शन आपको यहाँ पे दिख रहा है, बस आपको ये काउंट करते चलना है कि स्कोर कितना आपका वहां पे लास्ट पहुंच रहा है। बच्चे यहाँ पे काफी ज्यादा कमेंट, भाई देखो अब इतना टाइम हमारे पास ना तो मेरे पास है ना तो आपके पास है, क्योंकि आपका टाइम बहुत कीमती है, टाइम बहुत कम बच रहा है, एग्जाम आपका पास वहां पे आ गया। तो मैं यहाँ पे बच्चे ज्यादा तो सारे बच्चे आंसर यहाँ फिलहाल दे रहे हैं, मैं किसी के अगर कमेंट यहाँ पे ना पढ़ पाऊं तो आप परेशान न होना। आप काउंट करते चलना स्कोर कितना आपका यहाँ पहुंच रहा है, क्योंकि भाई एग्जाम आपको देना है। तो आप ये देखना कि जीके में हमारे कितने सही हो रहे हैं, मैथ में कितने सही हो रहे हैं, फिजिक्स में क्या हमारा स्कोर है, आपका बायोलॉजी केमिस्ट्री इसमें कितना स्कोर आपका होता हुआ वहां पे चल रहा है। तो इसका दोस्तों सीधा सीधा मैं इनके आंसर आपको नोट कराता चलूंगा, आंसर आप टिक मार लेना। और जो मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बता दूं वो आपको बता होने वहां पे चाहिए। तो इसका सीधा सीधा राइट आंसर आप क्या बता दो, ये हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे गिरीश चंद्र मुर्मू। क्या नाम बताओगे? गिरीश चंद्र मुर्मू का नाम आपको बताना है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर आएगा। सेम ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में वहां पे देखने को आपसे मिलेंगे। और दोस्तों यहाँ पे इस समय 3 नाम काफी फेमस चल रहे हैं जो ज्यादातर करंट अफेयर में क्वेश्चन आके पूछे जा रहे हैं। ये तीनों नाम अच्छे से आप नोट करना। क्या किसका नाम? एक नाम दोस्तों याद करना, अजय सेठ का। किसका नाम याद करोगे? अजय सेठ, ये काफी चर्चित नाम है, कई एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा रहा है करंट अफेयर से। और सेकंड नाम एक ये याद कर लेना, किसका नाम? डॉक्टर विवेक जोशी। डॉक्टर विवेक जोशी का नाम आप यहाँ पे याद कर लेना, ये भी काफी फेमस है, चर्चा में चल रहे हैं। अब एक नाम आप किसका याद करोगे? प्रवीण सूद का। प्रवीण सूद का नाम याद कर लेना। और एक नाम और इंपॉर्टेंट आपका क्या हो जाएगा? जस्टिस। क्या लिखोगे? जस्टिस जय मल्ल्या। जय मल्ल्या बागची, एक ये नाम दोस्तों यहाँ पे नोट करना। ये नाम आपके काफी चर्चित है, काफी फेमस है, जो अक्सर आपके जितने एग्जाम वहां पे लग रहे हैं ये क्वेश्चन में पूछे जा रहे हैं। जैसे ही अगर कभी पूछा गया कि अजय सेठ, देखो यहाँ से क्या चीज पूछा जाएगा। अजय सेठ का नाम मैं क्यों बता रहा हूँ आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे क्या याद करो, ये भारत के नए वित्त सचिव नियुक्त किए गए। तो कभी अगर आपसे पूछा गया भारत के नए वित्त सचिव कौन है, अजय सेठ का नाम आप यहाँ बताओगे। इंपॉर्टेंट है, नोट कर लेना यहाँ पे। तो किसका नाम आप बताओगे यहाँ पे? सीधा सीधा आपको बताना है वित्त सचिव।
ये भारत के नए वित्त सचिव हैं, ये पॉइंट सीधा आपको नोट करना है। अब ये बताओ डॉक्टर विवेक जोशी कौन हो जाएंगे, तो ये भारत के क्या हो जाएंगे, नए नए चुनाव आयुक्त। क्या बताओगे नाम इनका, नए चुनाव आयुक्त ये अभी बने हैं, इस वजह से एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछे जा रहे हैं, ये नोट करना, चारों नाम इंपॉर्टेंट आपके हैं। और ये प्रवीण सूद में क्या याद करोगे, ये प्रवीण सूद क्या हो जाएंगे, जो आपके सीबीआई के निदेशक हो जाएंगे, ये क्या हो जाएंगे, जो आपका प्रवीण सूद क्या हो जाएंगे, सीबीआई के निदेशक नियुक्त किए गए हैं, एक चीज ये याद करना। और जो जस्टिस जय माल्या बागची नाम दिया जा रहा है, इनका क्या याद करो, ये सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किए, किसके, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में, इनका लिख लेना पॉइंट। सर्वोच्च न्यायालय अगर कभी एग्जाम में आया कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, चार ऑप्शन आपको मान लो यही चार नाम दे दिया गया, तो जस्टिस जयमाल्या बागची का नाम आपको पता होना चाहिए। ये चारों नाम नोट करना इंपॉर्टेंट, सारे नाम आपके यहाँ पे हो जाते हैं, तभी करंट अफेयर में ज्यादा फोकस करना। 3 क्वेश्चन कंफर्म है आपका यहाँ से आना। अगले क्वेश्चन पूछा गया है, भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने 19वें एशियाई खेलों में किस देश को हराकर स्वर्ण पदक वहां पे जीता था। चार ऑप्शन आपके सामने वहां पे दिख जाएंगे, और ये आपका जबलपुर जडारू में इसी बार क्वेश्चन वहां पूछा गया था। अब बताइए इसका राइट आंसर आप वहां पे कितना बताओगे, करंट अफेयर्स फोकस जरूर करना, मैं बार कह रहा हूँ एग्जाम में क्वेश्चन 3 क्वेश्चन कंफर्म मान के आपको वहां पे चलना है। तो अगर आपके एग्जाम में ये चीज वहां पूछ ली जाए तो किसका राइट आंसर बताओगे। ज्यादातर बच्चों के पे आंसर आज मैं किसी बच्चों के ज्यादा कमेंट यहाँ पे नहीं लूंगा, क्योंकि टाइम कम है अपने पास, मैं सारा जो क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करा रहा हूँ, बस आप ये काउंट करते हैं ना कि स्कोर कितना आपका यहाँ पे पहुंच रहा है। तो सीधा सीधा राइट आंसर आप क्या बताओगे यहाँ पे, ये आपका हो जाएगा श्रीलंका। ऑप्शन डी जिन बच्चों के यहाँ पे राइट आंसर आएंगे, वैसे ज्यादातर जो बच्चे ऑप्शन डी ही यहाँ पे राइट आंसर आप यहाँ पे दे रहे हैं, तो ऑप्शन डी श्रीलंका आपका यहाँ पे राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। दोस्तों जो आपका ये 19वां एशियाई खेल, ये किस देश को हराकर स्वर्ण पदक जीता था, श्रीलंका बताओगे। और दोस्तों एशियाई खेल जो है ना, ये आपका 2023 में कहां पे इसका आयोजन हुआ था, इसका 2023 में चीन में इसका दोस्तों आयोजन हुआ था। और महिला टीम ने फाइनल में श्रीलंका को हराकर यहाँ पे कौन सा पदक जीता था, स्वर्ण पदक यहाँ पे आपका जीता था। और दोस्तों यह क्रिकेट का पहला एशियाई जो खेल का आयोजन ही आपका वहां पे हुआ था, एक चीज ये याद कर ले। और तो यहाँ पे पता है जो करंट अफेयर में इस समय जो ज्यादा क्वेश्चन एक और ये पूछा जा रहा है अवार्ड में, यहाँ पे ये नोट करना कि जो आपका मेजर ध्यानचंद पुरस्कार 2024 है, ये अच्छे से तैयार करके जाना। और मेजर ध्यानचंद पुरस्कार 2024 में मेन आपको 3 खिलाड़ियों के नाम वहां पता होने चाहिए। उसमें ये चीज पूछी जाती है कि ये खिलाड़ी कौन से खेल से संबंधित है, या ये पूछा जाएगा मेजर ध्यानचंद पुरस्कार 2024 में किस किस को वहां पे दिया गया था। ये कुछ 2 चीजें आपको पता होनी चाहिए, और इसमें आपके मेन 2 जो आपके 3 नाम नोट करना। एक नाम दोस्तों आप मनु भाकर का, किसका याद करोगे, मनु भाकर। मनु भाकर देखो, इनको क्या दिया गया, इनको मेजर ध्यानचंद पुरस्कार 2024 दिया गया मनु भाकर को। और सेकेंड नाम आप याद करना डी गुगेश को, क्या याद करो, डी गुकेश का नाम आप यहाँ पे याद कर लेना। और तीसरा नाम एक किसका याद करोगे, यहाँ पे लिख लेना, क्या, हरमनप्रीत, क्या लिख लोगे, हरमनप्रीत, हरमनप्रीत सिंह, ये नाम यहाँ पे नाम नोट करना। ये 3 नाम काफी फेमस है, इनको क्या दिया गया, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार आपका वहां पे दिया गया। और सेकंड क्वेश्चन आपसे यहाँ पे क्या पूछा जाएगा, अच्छा ये बताओ जो मनु भाकर हैं ये कौन से खेल से संबंधित वहां पे हो जाएंगे, तो इनका खेल भी याद कर लेना। इनका खेल क्या बताओगे, खेल हो जाएगा दोस्तों शूटिंग का, कौन सा खेल हो जाएगा, शूटिंग का खेल हो जाएगा। और इन्होंने पेरिस ओलंपिक में 2 कांस्य पदक वहां पे जीते थे, काफी फेमस नाम है, ये याद करना। कभी अगर पूछा गया मेजर ध्यानचंद पुरस्कार 2024 में किसको दिया गया, अभी जितने भी एग्जाम हो रहे हैं आपको, जो आप टीचर करा रही वहां पे, जो आपका एग्जाम भी आर्मी के कराने वाली है, वहां पे ये क्वेश्चन बहुत रिपीट हो रहे हैं, ये नाम याद करना। और जो ये डी गुकेश हैं, अब ये बताओ ये कौन से खेल से संबंधित हो जाएंगे, तो क्या बताओ, ये शतरंज से, कौन सा खेल, शतरंज संबंधित हो जाएंगे। और ये सबसे युवा चैंपियन है, इस वजह से इनका नाम काफी फेमस है। और जो आपका अगला नाम क्या आ जाता है, हरमन, ये नाम सही कर लेना, यहाँ पे क्या नाम नोट कर लोगे, हरमनप्रीत, क्या नाम लिख लोगे यहाँ पे सीधा लिखना हरमनप्रीत सिंह, ठीक है।
हरमनप्रीत सिंह ये जो नाम है ये कौन से खेल संबंधित हो जाएंगे? ये हो जाएंगी हॉकी। क्या खेल बताओगे? ये हो जाएंगे हॉकी, यानी भारतीय पुरुष हॉकी टीम के ये कप्तान हो जाएंगे हरमनप्रीत सिंह कौर। और ये काफी फेमस नाम, ये तीनों नाम आपके इंपॉर्टेंट हो जाएंगे, ये तीनों नाम यहाँ पे नोट करना, क्योंकि आपका जो मेजर ध्यानचंद पुरस्कार है ये एग्जाम में क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। अगले क्वेश्चन पूछा गया, भारत ड्रोन शक्ति 2023 का आयोजन कहाँ किया गया था? ये भी करंट अफेयर क्वेश्चन हो जाता है। 3 क्वेश्चन करंट अफेयर में आते हैं। मैं वैसे ही आपको जो आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट भी कराऊंगा, ताकि आपको वैसी हैबिट भी वहां बन जाए कि जैसे एग्जाम में क्वेश्चन हमारे पूछे जाते हैं। और ये आपका लखनऊ जडारो में एग्जाम में क्वेश्चन आया था, इसका राइट आंसर क्या बताओगे? भारत ड्रोन शक्ति 2023 का आयोजन कहाँ पे किया गया था? तो इसका आयोजन दोस्तों कहाँ बताओगे? गाजियाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ था। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। दोस्तों ये कार्यक्रम आपका हिंडन एयरबेस जो गाजियाबाद में आयोजित वहां पे किया गया था। कहाँ बताओगे? जो आपका हिंडन एयरबेस है, क्या लिख दोगे? जो आपका हिंडन एयरबेस, एयरबेस में ये आपका आयोजित किया गया था गाजियाबाद में। इसमें इस आयोजन में क्या हुआ था, 50 से अधिक कंपनियां जो ड्रोन बनाती हैं वो वहां पे आई थी। और इसका उद्देश्य दोस्तों मेन क्या था? रक्षा और नागरिक उपयोग में जो आपका ड्रोन टेक्नोलॉजी है उसको लाना, इसका मेन उद्देश्य दोस्तों यहाँ पे हो जाता है। और इससे क्या, जो आप हमारे इंडिया मेक इन इंडिया की जो पहल चल रही इसको बढ़ावा देने के लिए ये आयोजन आपका वहां पे किया गया था। तो कहां पे बताओगे किया गया था? गाजियाबाद उत्तर प्रदेश आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पूछा गया, भारत का पहला यूपीआई एटीएम किसने लॉन्च किया था? जो आपका क्या होता है यूपीआई, यूपीआई तो आप जानते हैं, जैसे गूगल पे में यूपीआई, गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, आजकल तो बहुत सारे यूपीआई ऐप आपके वहां पे आ गए हैं। पूछा गया है भारत का पहला यूपीआई एटीएम किसने लॉन्च किया? क्या पूछा गया? यूपीआई एटीएम आपसे यहाँ पूछा जा रहा है, ये किसने लॉन्च किया है? तो यहाँ पे किसका नाम बताओ? यहाँ बताना है आपको हिटाची पेमेंट सर्विस, जो यहाँ पे दिया गया है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। यह पहला ऐसा एटीएम है जो यूपीआई के जरिए नगद निकालने की सुविधा वहां पे देता है। कैसे? यूपीआई जरिए, यानी इसमें आपको कोई एटीएम कार्ड वहां पे नहीं लगाना पड़ता, यूपीआई से आप पेमेंट करोगे और कैश आप वहां पे विड्रॉल आप कर लोगे। तो कौन सा हो जाएगा? हिताची पेमेंट सर्विसेज आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे क्या होता है, क्यूआर कोड स्कैन करके पैसे निकाले जा सकते हैं। जैसे हम लोग एटीएम में जाते हैं, अपना एटीएम कार्ड निकल लगाते हैं, फिर कैश निकालते हैं। यहाँ पे क्या होता है, क्यूआर कोड स्कैन करके जितना आप वहां पेमेंट करोगे उतना कैश आप विड्रॉल वहां पे आप कर सकते हैं। इसमें किसी भी डेबिट कार्ड की आवश्यकता आपकी नहीं वहां पे होती है। तो क्या राइट आंसर बता दोगे? ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। अच्छा ये पूछा गया अगला क्वेश्चन, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस राज्य में नए भारत के लिए नई शिक्षा अभियान, नई शिक्षा अभियान का शुभारंभ वहां पे किया गया था? राजस्थान, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, कर्नाटक। ज्यादा मैं वही क्वेश्चन करा रहा हूं जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं, क्योंकि आपके पेपर रिपीट क्वेश्चन बहुत ज्यादा वहां पे देखने को मिल जाते हैं। तो इसका राइट आंसर आपको सीधा क्या बताना है? उड़ीसा राज्य। ऑप्शन बी आप उड़ीसा राज्य यहाँ पे बता दोगे। और ये अभियान आपका ब्रह्म कुमारी संस्था द्वारा शुरू किया गया। कौन सी संस्था के द्वारा शुरू किया गया था? आप क्या बताओगे? ब्रह्म कुमारी एक संस्था है, इसके द्वारा ये प्रोग्राम आपका शुरू किया गया था। और मेन उद्देश्य दोस्तों इसका क्या था? शिक्षा में नैतिक मूल्यों का समावेश, इसका मेन उद्देश्य वहां पे था। और दोस्तों राष्ट्रपति ने उड़ीसा में इसका उद्घाटन वहां पे किया था। और यह जो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 हुई थी उस पर ये आपकी वहां पे आधारित आपकी हो जाती है। और इस अभियान का दोस्तों जो मेन फोकस था, ये चरित्र निर्माण और आध्यात्मिक शिक्षा मेन उद्देश्य इसका वहां पे हो जाता है। तो क्या बताओगे कौन सा राज्य बताना है? उड़ीसा राज्य आपको राइट आंसर यहाँ पे बता देना है। अगले क्वेश्चन पूछा गया, योग में भुंजक आसन, योग में एक आपका भुजंग, भुजंग आसन किस मुद्रा को दर्शाता है? भाई देखो ये क्वेश्चन पुणे जडारो में आपका पूछा गया था। यहाँ पे सीधा सीधा ये खुद ही यहाँ पे दे देता है, जब भुजंग कोबरा दिया गया है। देखो जो बच्चे इंग्लिश में वहां पे एग्जाम देते हो सकता है उन्हें डाउट वहां पे कुछ हो जाता है कोबरा, नहीं तो हिंदी और इंग्लिश सेम ऐसे क्वेश्चन आ गया था।
और ऐसे क्वेश्चन भी कई सारे बच्चों ने वहां पे गलत कर दिए, उन्हें ये लगा यहाँ तो दिया ही गया, भुजंग आसन दिया गया, तो ऑप्शन में भुजंग दिया, ये हमारा राइट आंसर कैसे हो सकता है। तो कई बच्चों ने इसका आंसर वहां पे गलत करके भी आए थे वहां पे। इसका राइट आंसर क्या बताओगे, ऑप्शन सी आपका भुजंग आसन यहाँ पे आ जाता है। दोस्तों इसे आपका क्या कहते हैं, कोबरा पोज के नाम से भी आपका जाना जाता है। अब ये मीट जो हमारे पीठ जो मांसपेशियां होती है ना, इसको मजबूत करता है। ये जो आपका योग का आसन होता है, हमारे पीठ की जो मांसपेशियां होती है उसको ये मजबूत वहां पे करता है। यानी जो हमारी रीढ़ की हड्डी है ना, इसमें क्या करता है, लचीलापन लाता है। जैसे सांप होता है लचीला होता है, तो ये जो योग का ये आसन करते हैं, जो हमारी रीढ़ की हड्डी होती है उसमें लचीलापन आपको वहां पे आ जाता है। और ये पाचन क्रिया में आपका सहायक ये आसन यहाँ पे होता है। अब इससे तनाव कम करने और ऊर्जा को बढ़ाने के लिए ये आसन ज्यादातर लोग वहां पे करते हैं। तो अगला क्वेश्चन दोस्तों क्या आपसे पूछा जा रहा है, किस संगठन द्वारा आपका रिस्कलिंग क्रांति पहल शुरू की गई थी। अब बताओ कौन सी संस्था के द्वारा। ये चार ऑप्शन आपके सामने दिख ही रहे हैं। देखो ये क्वेश्चन जैसे आपके सामने आएंगे ना, आपका खुद ही माइंड क्लिक कर जाएगा कि हमारा इसका आंसर क्या हो जाएगा। अगर आता है तो आप टिक करोगे, नहीं आता चाहे जितना ट्राई कर लो आप इनके आंसर नहीं दे पाओगे, आप तुक्के ही वहां पे मार के आओगे। इसका सीधा सीधा राइट आंसर आपको क्या बता देना है, ये हो जाएगा विश्व आर्थिक मंच। आप राइट आंसर बताइएगा, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। और इस पहल का जो मेन उद्देश्य क्या था वहां पे, तो मेन उद्देश्य इसका यही हो जाएगा, युवाओं को नई तकनीकी और कौशल देना इसका मेन उद्देश्य यहाँ पे हो जाता है। यानी कि 2030 तक, क्या याद करोगे यहाँ पे, यानी 2030 तक 1 अरब लोगों को आपका रिस्किल करने का लक्ष्य यहाँ पे दिया गया है। अब यह रोजगार के भविष्य को सुरक्षित बनाने का प्रयास भी आपको वहां पे हो जाता है। और भारत सहित यानी कई सारे ऐसे देश है जो इसमें भागीदारी वहां पे की गई है। तो क्या राइट आंसर बताओगे, विश्व आर्थिक मंच आपका राइट आंसर यहाँ पे बता देंगे। काउंट करते चलना स्कोर कितना आपका यहाँ पे हो रहा है। अगले क्वेश्चन पूछा गया, भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम ये कब लागू हुआ है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पेपर में ये क्वेश्चन आपका रिपीट वहां पे हो चुका है। भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम ये कब लागू हुआ था, तो कब लागू आप बताओगे, ये लागू हुआ था 1972 में। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। और दोस्तों ये अधिनियम जो था इसका मेन उद्देश्य क्या था, वन्य जीवों की रक्षा करना, यानी जो आपके वन्य जीव हैं उनको रक्षा करना मेन उद्देश्य यहाँ पे था। और इसमें आपका राष्ट्रीय उद्यानों और अभ्यारण्यों की घोषणा भी वहां पे की गई थी। यानी जो आपके विलुप्त प्राय प्रजातियों की सुरक्षा प्रदान करना, यानी जो अवैध रूप से जो विलुप्त प्राय प्राणी है जिनकी संख्या कम हो, जो उनका अवैध रूप से शिकार हो रहा है, इनको रक्षा करना, यानी कि जो जो मारे जा रहे हैं वो ना मारे जाए, ये पहल ये अभियान वहां पे चलाया गया था। ये अधिनियम उसी से आधारित हो जाएगा। अब ये कब लॉन्च हुआ था, 1972। आप इसका राइट आंसर वहां पे बताएंगे। और दोस्तों यहाँ पे ये ध्यान रखना, जो आपके ये एप्लीकेशन में एने वाला नाम से जो एप्लीकेशन अपना है, वहां पे जो ये नोट्स आपके मैंने दे रखे हैं, जितना टाइम बचा है लगभग 1 महीने का टाइम बचा है। तो अगर आपने नोट्स ले रखे हो और अगर आप लापरवाही वहां पे कर रहे हो, भाई ये नोट्स हम तैयार करें कि ना तैयार करें, तो भाई अब ये गलती आप ना करना। एग्जाम के पहले एक बार ये नोट्स जरूर तैयार करके जाना, और जब आप पेपर में वहां बैठना कि आप कहाँ से तैयारी कर रहे हो और ये नोट जो आपने तैयार कर रखे हैं, और दोनों एक कंपेयर करना कि क्वेश्चन कहाँ से आपको देखने को मिल रहे हैं। बस ये ध्यान रखना कि जो इसमें क्वेश्चन दिए गए हैं आप सारे चाहे रट के जाओ चाहे प्रैक्टिस करो, जैसे आपको तैयार करना तैयार करके आपको बिल्कुल वहां पे जाना है। और ये यकीन मान चलना, आप जब भी पेपर में बैठोगे मुस्कुराते हुए आओगे, आप बड़ी आसानी से अपना एग्जाम क्लियर वहां पे कर लोगे। अगर आपने ये नोट्स अभी तक तैयार करना नहीं स्टार्ट किया, अभी से भी टाइम है, काफी टाइम अपने पास 1 महीने का है, आप सारा कुछ कवर वहां पे कर सकते हो। लेकिन अगर टाइम ज्यादा हो गया और टाइम हमारे पास कम बचेगा, यानी कम थोड़ा ही टाइम बचेगा, तब आपको दिक्कत देखने को मिलेगी। तो अभी टाइम है, अगर नहीं तैयार करो, तैयार करना स्टार्ट कर दें। सीधा प्ले स्टोर पे जाना, एनए वाला सर्च करना है आपको, और जैसे ओपन करो ये फोल्डर आपके सामने ओपन हो ही जाएगा, आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट कोर्स पीडीएफ 2025। 100% सिलेक्शन की गारंटी, भाई इसी वजह से लिख रखा है कि जो बच्चा तैयार करके जाएगा। और आपकी तरह ऑलरेडी कई सारा बच्चा ये नोट्स तैयार कर रहा है, और मैं सभी को सजेशन भी वहां पे दूंगा, भाई ये तैयार करके जाना। आज भी एग्जाम देके खुद ही देखना कि क्वेश्चन दिख रहा है कि नहीं दिख रहा। 100% क्वेश्चन आपको दिखेगा।
बस रट्टा मार के पेपर देने आपको चले जाओ। और इसमें साथ साथ पता है एक चीज क्या मिल रही है, इसमें 50 प्रैक्टिस सेट भी आपको मिल रहे हैं, और 50 प्रैक्टिस सेट वही सारे आपको मिलेंगे जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो वो भी बेनिफिट आपको यहाँ पे देखने मिल जाएगा कि भाई टाइम मैनेजमेंट भी तो हमें वहां पे करना है। अगला क्वेश्चन आता है, वियना शहर किस नदी के किनारे स्थित है? तो और ये आपका लखनऊ जेडारो में क्वेश्चन पूछा ही गया था। जो आपका वियना शहर है ये किस नदी के किनारे स्थित है? तो कौन सी नदी किनारे आपको इससे बताना है। तो सीधा सीधा क्या राइट आंसर बताओगे यहाँ पे दोस्तों आपका हो जाएगा आपका डेन्यूब। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। दोस्तों जो आपका ये वियना है ना, वियना, अगर कभी आपसे यही पूछ लिया गया ये बताओ वियना कहाँ की राजधानी है, तो कहाँ की राजधानी आप बताओगे? तो ये दोस्तों अभी कहाँ की राजधानी आप बताओगे, ये हो जाएगा आपका ऑस्ट्रिया का। कहाँ बताओगे? ऑस्ट्रिया का दोस्तों ये आपकी राजधानी यहाँ पे हो जाएगा। और दोस्तों जो आपकी ये डेन्यूब नदी है ना, ये यूरोप की, इसकी नदी के बारे में एक चीज ये याद कर लेना यहाँ पे, ये नदी आपकी यूरोप की दूसरी नंबर की, यूरोप की दूसरी सबसे लंबी नदी है, दूसरी सबसे लंबी नदी है। एक चीज ये भी आपको पता होना चाहिए, और यह कई यूरोपीय देशों से होके आपकी वहां पे निकलती है। तो क्या बताओगे राइट आंसर? डेन्यूब आपका राइट आंसर यहाँ पे आपको बता देना है। अच्छा ये बताओ ऐतिहासिक आपके जो ऐतिहासिक भ्रंगावशेषों के लिए प्रसिद्ध जो हम्पी कहाँ पे? देखो ये आपका हम्पी से कई सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और सारे चीजें आपको वहां तैयार भी वहां पे होने चाहिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम्पी वाला हो जाता है, क्योंकि एग्जाम में हमारे कई प्रकार के क्वेश्चन यहाँ पूछे लिए गए हैं। देखो हम्पी, हम्पी कहाँ पे स्थित आप बताओगे? ये कहाँ पे स्थित हो जाएगा? ये पहले तो बताओगे कर्नाटक में। कहाँ पे? कर्नाटक। ऑप्शन है आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। दोस्तों जो आपका ये हम्पी शहर है ना, ये आपका यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में आपका वहां पे आ जाता है। और ये दोस्तों आपके पहले एक क्वेश्चन ये अगर कभी आपसे पूछा जाए, अच्छा ये बताओ विजयनगर, ये क्वेश्चन भी आपसे एग्जाम में पूछा गया है कि ये बताओ जो आपका विजयनगर साम्राज्य पहले हुआ करता था, विजयनगर साम्राज्य की राजधानी क्या थी? तो वहां भी आपको हम्पी का नाम ही वहां बता देना है। और दोस्तों जो आपका ये हम्पी है, हम्पी, एक चीज ये याद कर लेना, अगर कभी ये क्वेश्चन पूछा गया ये कौन से नदी के किनारे स्थित है, तो नदी का नाम क्या बताओगे वहां पे? नदी का नाम आपको बताना तुंगभद्रा। नदी का नाम क्या बताओगे? ये आपका तुंगभद्रा नदी किनारे आपका स्थित वहां पे हो जाता है। और स्थापत्य और मूर्ति कला का यहाँ पे अद्भुत उदाहरण आप यहाँ पे दे, यानी एग्जाम्पल वहां पे आप समझ सकते हो। ये दोनों चीजें आपकी इंपॉर्टेंट हो जाती है यहाँ, ये दोनों ही चीजें आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं। अगर कभी पूछा गया विजयनगर की राजधानी क्या थी, हम्पी का नाम देना है। हम्पी कौन नदी किनारे स्थित है, आपको तुंगभद्रा नदी का नाम आपको बताना है। दोनों चीजें आप यहाँ पे तैयार कर लेना। अब यहाँ दोस्तों हमारे जी के 10 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं। 5 क्वेश्चन हमारा मैथ का आता है। तो मैथ ऐसे क्वेश्चन होते हैं, अगर आपको कैलकुलेशन वहां पे आती है 5 क्वेश्चन आसानी से आप वहां बना सकते हो, कोई दिक्कत आपको वहां देखने को नहीं मिलेगी। बस कैलकुलेशन आपको वहां पे अच्छे से आनी चाहिए। जैसे ये क्वेश्चन एक बार ध्यान से पढ़िए, क्या चीजें यहाँ पे दी जा रही हैं और कैसे आप यहाँ पे सोल्व करोगे। एक बार क्वेश्चन आप ध्यान से पढ़िए, फिर मैं इसको सोल्यूशन आपको कराता हूँ कैसे हो। अब ये क्वेश्चन सामने आपका दिख रहा है, मैं क्वेश्चन पढ़ूं या ना पढ़ूं उससे क्या फर्क पड़ता है, क्वेश्चन आपको सामने दिख ही रहा है वहां पे। अब इसे एक बार ट्राई करो लगाने की। देखो इसका अगर कॉन्सेप्ट आपको पता है तो अगर ना भी लगाओगे तो एक बार समझ लेना वहां पे। बस अगर क्वेश्चन देखते हमें ये कॉन्सेप्ट पता चल जाता है कि अगर हम इसे सोल्व करेंगे तो आंसर निकाल पाएंगे नहीं निकाल पाएंगे। बस सवाल को ध्यान से पढ़ जरूर लेना वहां पे। जैसे सवाल पढ़ोगे आपको सारा कुछ क्लियर वैसे ही हो जाएगा कि इसका आंसर क्या वहां पे हो सकता है। देखो सवाल में क्या दिया गया, देखो यहाँ बोला गया ABC ने 2:3:5 पर अपनी पूंजी निवेश की, कुछ पैसा वहां पे लगा दिया। अब इन्होंने कितने समय के लिए लगा रहे हैं पैसा, ये लगा रहे हैं 4:2 यानी 4:2:3 के लिए पैसा लगा रहे हैं। देखो एक चीज आपको ये पता है कि आप जितना पैसा लगाओगे और जितने समय के लिए लगाओगे उतना ही आपको प्रॉफिट वहां पे होगा। अगर आप ज्यादा पैसा ज्यादा समय के लिए लगाया प्रॉफिट ज्यादा होगा, आपने कम पैसा कम समय के लिए लगाया प्रॉफिट आपको कम होगा। तो जितना पैसा लगाओगे जितने समय के लिए लगाओगे वैसे ही आपका प्रॉफिट होता है। दोस्तों हम यहाँ पे ये कह सकते हैं, अगर ABC 3 लोगों की बात हो रही है, अगर हम यहाँ पे एक बात ये कहते हैं, यहाँ पे लिख देता हूं मैं कि 3 लोग बात हो रही है, P1 P2 P3, इनके हमने लिख दिया प्रॉफिट। तो प्रॉफिट किसको कितना होगा वहां पे ये बताओ। देखो अगर जो ए है ये अगर 2 रुपए लगाए, ए ने क्या किया, ए ने लगाया 2 रुपए, कितने समय के लिए, 4 समय के लिए।
तो भाई इतना ही प्रॉफिट आपको होगा वहां पे। और वैसे आपका जो बी है इसने लगाया 3 रुपए, कितने समय के लिए, 2 समय, ये इसका प्रॉफिट हो जाएगा। और सी ने लगाया 5 रुपए, कितने समय के लिए, 3। तो 5 गुणे, तो ये इनका क्या हुआ, प्रॉफिट आपका हो गया। अब देखो यहाँ गुणा करो, 4 दूना 8 हुआ, 3 दूना 6 हुआ, और 5 आपका 15 हुआ। ये तो हो गया इनके प्रॉफिट का रेशियो आपका यहाँ पे आ गया। अब सवाल देखो, अब क्या चीज दिया जा रहा है यहाँ पे, सवाल में बोला गया यदि ए और बी के लाभ के हिस्सों के बीच का जो अंतर है ये आपका 1,86,000 है। यानी कि जो तो तीन लोग बात हो रही है, ए की बात हो गई है, बी की बात हो गई है, सी की बात हो रही है। अब दिया जा रहा है ए और बी के लाभ, अगर इसको 8 रुपए का लाभ है, इसके 6 रुपए का लाभ है, दोनों के बीच डिफरेंट कितना है, आपने कहा 2 का। यहाँ पे अनुपात 2 का डिफरेंट आया, लेकिन रुपए में कितना, 1,86,000। अब पूछा क्या जा रहा है, सी का लाभ बताओ। यानी हम यहाँ पे एक बात ये कह सकते हैं कि ये जो आपका 2 बराबर है ये 1,86,000 के बराबर है। तो आपसे 15 का मान यहाँ पूछा जा रहा है, तो आप सीधा सीधा क्या कह सकते हो यहाँ पे, अब देखो सीधा हम सी का ही हिस्सा निकाल देते हैं। देखो एक का, देखो यहाँ पे क्या हुआ, ये आपका 2 बराबर है, ये है 1,86,000, 1,86,000 के बराबर दिया गया है। अब पूछा गया सी का हिस्सा, तो सी का हिस्सा कितना है, 15। तो 15 बराबर ये आपका कितना हो जाएगा, सीधा सीधा क्या करोगे, 1,86,000 गुणे आप यहाँ करोगे 15/, आपका 2 आ जाएगा। अब इसे 16 आपका लेना, यहां से आपके 15 का मान निकाल लेना, वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसे सोल्व करो, कितना आपका हो जाएगा, 2 से इसे डिवाइड करोगे, फिर 15 से गुणा कर दोगे, ये कितना आ रहा है, 13,95,000, कितना आ जाएगा, 13,95,200 आपका ये निकल के यहाँ पे आ जाएगा। क्या कह दोगे, 13,95,000 आपका हो जाएगा। तो सीधा सीधा दोस्तों क्या बताओगे, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। बस कैलकुलेशन आपको आनी चाहिए, एक बार स्क्रीनशॉट लीजिएगा, बाद में प्रैक्टिस करिएगा, आसानी से सभी के आंसर आप वहां पे दे पाओगे। एक बार प्रैक्टिस जरूर वहां पे आपको कर लेना है। अगला सवाल ये पूछा गया, एक वर्गाकार पादो, आप ये एप्लीकेशन जरूर डाउनलोड कर लेना, एने वाला जो नोट्स पढ़े हैं आप, अभी इतना टाइम है, प्रैक्टिस जरूर करिएगा वहां पे, जो प्रैक्टिस दे रखे जहां पे आपको ये पता चलेगा टाइम मैनेजमेंट करना, अभी से सीखना आप स्टार्ट कर देना। और जो नोट्स उसमें पढ़े हुए हैं उनकी आप पढ़ना स्टार्ट कर देना, अभी इतना टाइम है, आप सारा कुछ वहां पे कवर कर सकते हो। देखो सवाल में क्या बोला गया, एक वर्गाकार पार को समान क्षेत्रफल वाले 2 आयतों में विभाजित किया गया है, यदि इन आयतों में से प्रत्येक का परिमाप आपका 39 मीटर है, तो वर्गाकार पार का परिमाप बताओ क्या वहां पे हो जाएगा। तो कैसे इसका आंसर निकालोगे, देखो सवाल एक में डायग्राम बताओ, ध्यान से देखिएगा। हमने ये माना पहले हमारे पास कोई आयत था, वो कोई वर्ग था, ये आपका एक हो गया वर्ग, ठीक है, ये वर्ग हो गया। वर्ग के हमने माना कि वर्ग की जो प्रत्येक भुजा कितनी होती है, ए आपकी होती है, यहाँ पे ये हो गई। लेकिन सवाल में क्या आपसे बोला गया, यहाँ पे ये चीज बोल दिया गया कि एक वर्गाकार पार को समान क्षेत्रफल वाले 2 आयतों में, आयत के 2 समान भाग, अब मान लो इसको हमने क्या किया, डिवाइड कर दिया। अब डिवाइड यानी इसको हमने क्या किया, 2 भागों में इसे हमने डिवाइड कर दिया, आधा भाग ये कर दिया, आधा भाग ये कर दिया। अब एक चीज यहाँ पे ये ध्यान रखना, अब इसमें ये बोला गया इनका जो परिमाप है, परिमाप क्या होता है, वो चारों भुजाओं का योग, ये जो इनका परिमाप है ये वाला, पहले पहले इसका भी कितना परिमाप दिया गया, ये आपका 39 दिया जा रहा है, तो इसका भी परिमाप दिया गया 39,000, यही तो बोला गया, दोनों का परिमाप आपका कितना है, 39 मीटर है। तो हमें वर्ग का पार का परिमाप, अब वर्ग के पार का परिमाप बताना है, देखो वर्ग का परिमाप क्या होता है, परिमाप तो बहुत सीधा सीधा यही होता है कि चारों भुजाओं का योग आपका परिमाप वहां पे होता है। अगर हम वर्ग परिमाप जो हमसे पूछा जा रहा है, तो जो आपका वर्ग है, तो वर्ग का अगर हम परिमाप की बात करें, तो अगर एक भुजा ए है तो चारों भुजा योग क्या हो जाएगा, 4a आपका हो जाएगा। बस केवल आपको ए का मान पता कर लेना है, जैसे आपका ए का मान पता हो जाएगा आपका आंसर यहाँ पे आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे ये हमें पता है कि जो आपका ये इसका परिमाप हमें दिया जा रहा है, कितना दिया गया, इसका परिमाप दिया गया 39। देखो ये पूरी भुजा आपकी ए है, तो ये इतनी भुजा क्या हो जाएगी भाई, इसकी आधी है, a/2 कर दोगे। अब ये भुजा अगर ए है यहाँ पे, ये भुजा क्या होगी, ये भी आपकी हो जाएगी, ये भी हमारी इसकी आधी होगी, a/2 आपकी हो गई। तो अगर इसका हम लोग देखें कि जो आपका ये वाला भाग दिया जा रहा है, आयत वाला भाग दिया जा रहा है, तो आयत का परिमाप क्या हो जाएगा भाई, चारों भुजाओं का योग आपका परिमाप होता है, और परिमाप दिया गया 39, यानी हमें ये पता हो गया कि 39 बराबर क्या हो गया, आपकी चारों भुजाओं का योग। देखो एक भुजा ए है, यहाँ हमने लिखा ए,
ये भुजा क्या आपकी आधी है, यहां लिख दिया हमने क्या a/2 प्लस ये आपकी a/2, अब ये आपकी a हो जाएगी, फिर हो गई अगली भुजा, फिर आपकी इसकी आधी हो गई a/2। अब देखो यहाँ याद करो, एक a ये हो गया, एक a हमारा 2a हो गया, ये दो आपके आधे आधे यानी एक a हो जाएगा। यानी हमें ये पता हो गया कि 39 बराबर आपका दिया गया है 3a के, a बराबर आपको हो जाएगा 3 से भाग का, 3 1 के 3, 3 3 का 9। अब इसका परिमाप पूछा जा रहा है तो क्या हो जाएगा, 4 गुणे आप 13 करोगे, क्या 13 गुणे 4 कर दोगे, क्या 13 चौको 52 आपका हो जाएगा। यहाँ पे क्या कह दोगे 52 मीटर आपका राइट आंसर हो जाएगा। कि जो आपका वर्ग है, वर्ग का परिमाप कितना बता दोगे, 52 मीटर आपको बता देना है। ऑप्शन नंबर डी आप सीधा सीधा राइट आंसर यहाँ पे आपको बता देना है। एक बार स्क्रीनशॉट लीजिएगा, प्रैक्टिस करिएगा, ऐसे क्वेश्चन आपके पेपर वहां पे देखने को मिल जाएंगे। अब देखो एक सवाल क्या पूछा गया, साधारण ब्याज पर निवेश की गई एक धनराशि 12 वर्षों में अपने आप का 4 गुना हो जाती है, तो ज्ञात कीजिए कि 40 वर्षों में वह अपने कितने गुना वहां पे हो जाएगी। देखो ये सवाल जैसे आप पढ़ोगे ना, अगर इसका आपको कॉन्सेप्ट पता है तो आप इसका आंसर दे सकते हो। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर ही नहीं होगा तो आंसर कैसे आप वहां पे दोगे, तो कैसे इसके आंसर आपको वहां पे देने हैं। हम ये मान लो पहले क्या दिया गया, साधारण ब्याज की बात हो रही है, निवेश की गई एक धनराशि 12 वर्षों में अपने आप का 4 गुना। देखो 4 गुना मतलब क्या हुआ, जैसे आपने कहा कि 1 रुपया हमने लगाई, हमारा 4 गुना आपका हो गया, ठीक है। अब देखो हमें तो ये भी पता है ना भाई, 4 गुना में तो 1 रुपया हमारा भी तो है यहाँ पे, लेकिन बढ़ा कितना आपको, बढ़ा तो ये 3 की ही तो वृद्धि हुई हमारी, एक तो हमारा ही रुपया वहां पे हो जाएगा। बस यही कॉन्सेप्ट आपको लगाना है, आप आंसर निकालोगे। देखो ध्यान से एक बार देखिए कैसे हम इसे सॉल्व करते हैं। पहले दिया गया है 12 वर्ष में अपने आप का 4 गुना, यानी कि 12 वर्ष में अपने आप का अगर ये वहां पे होगा 4 गुना, 4 गुना मतलब एक तो हमारा ही रुपया हो जाएगा, 4 गुना हुआ है 3 की केवल वृद्धि हुई यहाँ पे, एक तो हमारा ही रुपया वहां पे हो जाएगा, 3 रुपये आपका ब्याज वहां मिल गया, 3 की वृद्धि हो गई। अब सवाल में पूछा गया है तो ये बताओ 40 वर्ष में कितना गुना हो जाएगी, हमसे क्या पूछा गया है 40 वर्ष में बताओ ये कितनी गुना आपकी हो जाएगी। अच्छा ये बताओ, अगर ये 12 वर्ष में आपका 3 रुपए आपको ब्याज मिला, अगर 3 से हम डिवाइड करो तो ये बताओ 4 वर्ष में कितना आपको ब्याज मिल रहा है, 4 वर्ष में सीधा सीधा हमने कहा भाई 1 का ब्याज हमें मिल रहा है, तो ये बताओ कितने गुना ये आपका यहाँ पे, आपको भाई ये तो हमारा 10 गुना यहाँ पे हो गया, ये आपका 10 गुना यहाँ पे हो रहा था, इसका भी 10 गुना आपने जैसे ही यहाँ पे करोगे ये आपका कितना होगा, यानी 1 का 10, 1 का 10 गुना करोगे ये आपका 10 हो गया, यानी भाई 10 रुपए का हमें ब्याज मिल गया। यार 1 रुपए हमने निवेश किया, 10 रुपए का ब्याज मिल गया, तो कितने गुना हो गया, आप सीधा कहोगे 10 में 1 जोड़ दोगे 11 गुना आप यहाँ पे कह दोगे, तो कितने गुना मिलेगा, आप वृद्धि हो जाएगी 11 गुना। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। यानी 40 वर्ष बाद, 40 वर्ष बाद क्या कह दोगे, ये आपका 11 गुना आपकी धनराशि हो जाएगी। जो आपने 1 रुपए निवेश किया, 10 का ब्याज मिल गया, अब 1 रुपए आपका यही हो जाएगा 11, यानी कि 1 से 11 हुआ, तो यही तो आप कहोगे भाई 11 गुना की वृद्धि हो गई, तो राइट आंसर सीधा क्या हो जाएगा 11, आप सीधा सीधा राइट आंसर यहाँ पे बता देंगे। अगला सवाल ध्यान से सोचो फिर बताओ राइट आंसर क्या हो जाएगा, एक बार ध्यान से क्वेश्चन को देखिएगा। चलिए देखो सवाल में क्या चीज आपकी यहाँ पे दी जा रही है। देखो सवाल में बोला जा रहा है दो पाइप है ए और बी, एक टैंक को ये 12 घंटे में 15 घंटे में भर सकते हैं, और एक अन्य पाइप से उस टैंक को 25 लीटर प्रति घंटे से खाली कर सकता है। यदि तीनों एक साथ काम कर रहे हो तो टैंक को 12 घंटे में ये वो 10 घंटे में भर सकते हैं। तो हमें ये बताओ टैंक की क्षमता लीटर में क्या होगी, ये आपको बतानी है। अब सवाल देखती है आपको कॉन्सेप्ट तो यहाँ पे क्लियर हो ही जाना चाहिए। अगर एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो आप इनके आंसर आसानी से वहां पे दे सकते हो। देखो सवाल ध्यान से देखिएगा, कितने लोग बात हुई, ए बी सी, 3 लोग की बात हुई है। हमने क्या लिख दिया, एक यहाँ लिखा ए लिख दिया, इधर हमने बी लिखा, यहाँ पे हमने लिख दिया सी। चलिए अच्छा ऐसे लिख लेते हैं हम लोग यहाँ पे। तो सवाल पहले लिखा ए लिखा, हमने बी लिखा, ये 2 लोग हमने यहाँ पे नाम लिख दिया। बोला गया ए और बी, एक है 12 घंटा, ये 15 घंटे, इसे हमने लिख दिया 12 घंटे में भर रहा है, ये आपका 15 घंटे में यहाँ भर रहा है। अब आगे तो सवाल में बोला, पहले ये लाइन स्किप करो, यहाँ पे अगर ये एक चीज बोला गया, यदि तीनों एक साथ काम कर रहे हैं, यानी ए
प्लस बी प्लस सी, ये तीनों जब एक साथ किसी टैंक को भरते होंगे तो कितना टाइम ले रहे हैं? ये ले रहे हैं 10 घंटे का। ऐसा सवाल जब भी आए ऐसे यहाँ पे आपको लिख लेना है। अब इन तीनों को यहाँ पे एलसीएम लेना, और यहाँ पे जो एलसीएम निकल के आएगा ना यहाँ बीच में, ये क्या होता है दोस्तों, इसकी क्षमता निकल के आती है यहाँ पे, क्षमता कितना लीटर पानी टैंक में आएगा। अब देखो कितना यहाँ पे आएगा, अब यहाँ देखो 12 15 10, इन तीनों का एलसीएम निकालो कितना आ रहा है, आप कहोगे भाई 60 एलसीएम आ गया। अब देखो 12 का भाग जैसे 60 में करोगे कितना निकल जाएगा, ये हो जाएगा 5 बार जाएगा, 15 भाग करोगे 4 बार जाएगा, 10 का करोगे 6 बार। अब देखो ये निकल के आ रही है, यहाँ पे निकल के आ रही है, देखो ये 5 मतलब क्या होता है कि जो आपका ए नल है मान लो, हाँ ए टैंक है मान लो, पाइप है, हाँ चलो ए आपकी क्या होगी, पाइप हो गई। तो एक पाइप की क्षमता दी जाती है यहाँ पे कि ये 1 घंटे में कितने लीटर पानी भर रहा है। तो 1 घंटे में कितना लीटर पानी भर रहा है, ये 5 पानी भर रहा है। बी की क्षमता क्या है, 1 घंटे की 4 लीटर पानी भर रहा है, और तीनों की क्षमता क्या है, 6। आप ध्यान देखो, अब यहाँ सबसे पहले ये बताओ, हमें पूछा किसकी जा रहा है, सी का हमसे पूछा जा रहा है। यहाँ पे क्या, जो आपका ये सी वर्ड यहाँ पे दिया गया, अब सी का मान कैसे निकालोगे, जो आपके ये दोनों चीजें दी जा रही हो आपके यहाँ सभी को जैसे आप जोड़ोगे कितना हो जाएगा, यहाँ पे हमें सी की क्षमता निकालना है, तो सी की क्षमता कैसे निकालोगे, ये जो आपका 5 ये दोनों को आप जोड़ लो यहाँ पे, यानी 5 + 4 और माइनस क्या कर दोगे यहाँ पे 6 कर दोगे, तो यहाँ से क्या होगे 6 की क्षमता निकल आएगी। देखो 5 और 4 कितना हो गया आपका, ये 9 हुआ, आपका कितना हो गया, ये आपका 9 हो गया। और 9 में जैसे ही आप ये 6 वाला माइनस यहाँ पे कर दोगे, अब ये 6 आप ये आपका ये अलग है सी वाला, ये आपने क्या किया 6 यहाँ माइनस कर दिया। अब ये कितनी क्षमता बची यहाँ पे, आप कहोगे ये बच रही 3, ये क्या आ गया 3। तो ध्यान देखना क्या चीज दिया जा रहा है, यहाँ पे आपको क्या ये ए और बी का माइनस करना होगा, यहाँ पे ए और बी का माइनस करोगे, यानी पहले आप देखो जोड़ा, यहाँ 5 4 9 हो गया, 9 में आपने क्या किया, इस 6 को आप जैसे माइनस करोगे ये सी की क्षमता आपकी निकल के आ गई। अब यहाँ पे क्या निकल गया, 3 आपका निकल के आ गया। यहाँ पे तो आपका यूनिट कितना आ रहा है, 3, लेकिन सवाल में क्या बोला गया, सी जो है उस टैंक को 25 लीटर प्रति घंटा। अब यहाँ पे अगर हम देख रहे हैं, यहाँ से हमें ये पता चल रहा है इसकी क्षमता कितनी है, 3 लीटर प्रति घंटा मान लो, प्रति घंटा है यहाँ पे। और यहाँ पे लेकिन सवाल में क्या दिएगा, 25 लीटर प्रति घंटा। तो हम क्या कह सकते हैं कि ये आपको जो 3 बराबर है, ये आपका क्या कितना दिया गया, ये दिया गया आपका 25 लीटर के बराबर दिया जा रहा है। तो एक यूनिट का मान आप क्या बताओगे, एक यूनिट मान कितना आपका हो जाएगा, बताओगे 25/3 हो जाएगा। अब आपसे क्या पूछा जा रहा है, टैंक की क्षमता। अभी मैंने बताया जो आपका एलसीएम निकलेगा यही टैंक की क्षमता हमारी हो जाती है। तो ये बताओ 60 बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 25/3 गुणे 60 करोगे, इसे काटो 3 दूना 6 20 आ गया, 25 गुणे 20 आप करोगे कितना आ जाएगा, ये आपका 500 लीटर दोस्तों यहाँ पे आपका आ जाएगा। तो सीधा सीधा राइट आंसर क्या बता देना है, इसकी क्षमता क्या हो गई 500 लीटर हो गई। ऑप्शन नंबर डी आपको राइट आंसर बताना, स्क्रीनशॉट लीजिएगा, प्रैक्टिस जरूर करिएगा, ऐसे क्वेश्चन आपके पेपर में वहां पे पूछे जाते हैं, और ऐसे क्वेश्चन कभी आपको वहां पे गलत भी वहां पे नहीं करने हैं। अब इसके बाद जो आपका अगला सवाल आता है, ये ध्यान से देखना, इसमें क्या बोला गया, और ये क्वेश्चन भी कई बार हमारे पेपर में रिपीट हुआ, जो आपके चोर पुलिस वाले क्वेश्चन आते हैं। अब ये क्वेश्चन कई बार ही एग्जाम में रिपीट हो चुका है। अब ध्यान से पढ़ो, बताओ राइट आंसर इसका यहाँ पे कितना हो जाएगा। सवाल में क्या दिया गया, 500 मीटर की दूरी से एक पुलिसकर्मी को देखकर एक चोर 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दौड़ने लगता है। उसे देखकर पुलिसकर्मी तुरंत 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से उसका पीछा करता है और चोर को पकड़ लेता है। पुलिसकर्मी द्वारा तय की गई दूरी बताओ क्या होगी, कैसे दूरी आप वहां पे निकालोगे। तो ध्यान से आप यहाँ पे एक बार देखिएगा, हमने क्या लिख दिया, देखो यहाँ पे हमने लिखा यहाँ पुलिस हो गया, अब यहाँ पे लिख दिया, चलो अच्छा हाँ ठीक है, पुलिस लिख दिया हमने, पुलिस को पे लिख दिया, चोर को हमने सी यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। अब देखो सवाल में क्या दिया गया, अब इनके दोनों की जो बीच की दूरी है ना, ये दूरी ये कितनी दी गई, इसने कहा 500 मीटर दोनों के बीच की वहां पे दूरी दी जा रही है। अब यहाँ पे बोला गया है कि एक चोर 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दौड़ने लगता है। जो चोर की चाल है ये क्या दी गई, 10 किलोमीटर प्रति घंटा हमें दी जा रही है। अब पुलिस की चाल क्या दी गई है, और उसे देखकर पुलिस जो है 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से पुलिस उसका क्या करता है, पीछा करता है। देखो अब देखो ये बताओ कि ये जो दूरी है ये कवर कितनी स्पीड से करेगा, भाई चोर भी दौड़ रहा है पुलिस दौड़ रहा है, लेकिन जो पुलिस की चाल है चोर से कितना ज्यादा है, आप यहाँ बताओगे ये ज्यादा हो रही है आपकी
2 किलोमीटर प्रति घंटा चाल ज्यादा है इसकी, वह इसी से कवर कर पाएगा वहां पे। अब बताओ समय कितने पहले ये बताओ कितना समय लगेगा उसको पकड़ने में। तो समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। तो दूरी क्या आपकी 500 मीटर और चाल क्या 2 किलोमीटर प्रति घंटा। तो हम ये कह सकते हैं कि जो आप क्या है, जो आपका किलोमीटर प्रति घंटा है इसको आप मीटर पर सेकंड बदल लो, या फिर जो आपका 500 मीटर है इसे आप किलोमीटर बदल लो। हम तो यही करते हैं किलोमीटर में बदल लेते हैं। तो ये बताओ समय कितना लगेगा, समय हो जाएगा दूरी बटे चाल। दूरी आपकी 500 मीटर है, किलोमीटर में क्या हो जाएगी, हमने सीधा लिख दिया 0.5 यहाँ पे लिख दिया। अब यहाँ पे चाल क्या आपके 2 किलोमीटर प्रति घंटा, तो यहाँ पे क्या किया आपने बटे 2 यहाँ पे कर दिया। अब देखो इससे ये दशमलव हटाया, ये जीरो हुआ, 5 से काटा 5 चौको 20, 1/4 घंटा आपका यहाँ पे हो गया। यानी जो पुलिस वाला है जो 1/4 घंटा दौड़ेगा तब वो चोर को पकड़ पाएगा। लेकिन सवाल में ये पूछा जा रहा है कि चोर को पकड़ते समय पुलिस द्वारा तय की गई कुल दूरी क्या वहां पे हो जाएगी। तो दूरी बराबर हो जाएगा, क्या हो जाएगी, चाल गुणे समय। तो चाल क्या है पुलिस की 12 है, कितनी देर चला है ये 1/4 घंटे। तो दूरी बराबर क्या, सीधा सीधा आप यहाँ पे कह दोगे 12 गुणे 1/4 करोगे, ये सीधा सीधा आपका निकल के आ जाएगा 4×3=12, 3 किलोमीटर हो जाएगा। तो पुलिस कितनी दूरी तय कर लेगा, 3 किलोमीटर। तो सीधा राइट आंसर क्या बताओगे, ऑप्शन 20 का राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। स्क्रीनशॉट लीजिएगा, प्रैक्टिस करिएगा, ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में वहां पे पूछे जाएंगे। अब यहाँ तो हमारे फिजिक्स के क्वेश्चन आपके स्टार्ट हो जाए, काउंट कर लेना कि हमारे 15 क्वेश्चन आपके हो गए, कितने आपके यहाँ पे सही हो रहे हैं। अब 15 में कम से कम अभी ये मान चलना 12-13 क्वेश्चन तो आपके सही होने ही चाहिए थे, अगर आपको 40 वहां पे टच करना है, क्योंकि अभी तो आपका फिजिक्स भी पढ़ा है, बायोलॉजी पढ़ी है, केमिस्ट्री भी हमारा पढ़ा हुआ है। अच्छा ये बताओ निम्नलिखित उपकरणों में से कौन सा चालक में विभवांतर बनाए रखने में मदद करता है। तो विभवांतर बनाए रखने में क्या मदद करेगा, इन चारों ऑप्शन में क्या आंसर बताओगे। ये आपका लखनऊ जडारो में सीधे सीधे क्वेश्चन पूछा गया था। तो विभवांतर को बनाए रखने में क्या हेल्प करता है वो बताओगे, सेल या बैटरी। तो ऑप्शन 3 आप सीधा सीधा राइट आंसर यहाँ पे आपको बता देना है। दोस्तों जो आपका बैटरी या सेल होता है ये विद्युत परिवर्तन जो हमारे परिपथ होता है उसमें जो उनका विभवांतर होता है उसको क्या करते हैं, ये उनको बनाए वहां पे रखते हैं। अब विभवांतर दोस्तों क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह के लिए आवश्यक होता है, यानी जो हमारा इलेक्ट्रॉन होता है जो बिजली का प्रभाव होता है उसके लिए विभवांतर बहुत ज्यादा आपका आवश्यक वहां पे आपका होता है। और एक क्वेश्चन ये भी आपका पूछा जाता है कि विभवांतर जो होता है, जो हमारा ये विभवांतर होता है, ये बताओ विभवांतर किसके द्वारा मापा जाता है। अगर कभी पूछा गया तो किसके द्वारा आप बताओगे। यहाँ पे एक चीज ये याद कर लेना, ये भी पेपर में क्वेश्चन आपका पूछा जाता है कि जो विभवांतर होता है ये आपका वोल्ट मीटर के द्वारा ये मापा जाता है, मापा वहां पे जाता है। और सेल रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में आपका परिवर्तित करता है। कभी अगर क्वेश्चन पूछा गया सेल का काम क्या होता है, तो जो आपका रासायनिक ऊर्जा होती है इसको विद्युत ऊर्जा बदलने का काम कौन करता है, ये जो आपके सेल होते हैं या बैटरी होती है यही काम वहां पे करता है, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि सेल का काम वहां पे क्या होता है, क्या बताओगे, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा बदलने का काम सेल का आपका वहां पे कहलाता है। ओल्ड मीटर याद करना, एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछा गया है। उद्योगों में प्रयुक्त आपकी जो शक्ति होती है इकाई क्या होती है, किसमें पूछा जा रहा है, उद्योगों का आपसे पूछा गया है। अब ये चार ऑप्शन आपके दिए जा रहे हैं। तो बताओ उद्योगों में प्रयुक्त जो आपकी शक्ति होती है, पावर होती है, इकाई क्या आपको बताना है, सीधा इकाई क्या हमारी हो जाएगी, यहाँ बताना है हार्स पावर आपकी यूज की जाती है। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। और कभी अगर आपसे ये पूछा कि अच्छा ये बताओ एक हार्स पावर बराबर क्या होता है, तो आप बताओगे 746 वाट्स आपको बताना है। ये चीज भी आपको याद वहां पे होना चाहिए। अगर कभी ये पूछा गया कि अच्छा ये बताओ इसकी एसआई इकाई भी बता दो क्या होगी, क्या पूछा जाए एसआई इकाई बताओ, तो ये क्या होती है आपकी वाट हो, क्या हो जाएगी, वाट आपकी हो जाएगी। और जो आपके उद्योग में ये व्यवहारिक इकाई कभी अगर आपसे पूछी गई, व्यवहारिक इकाई आपकी हार्स पावर हो जाती है। अगर एसआई इकाई आपसे पूछी जाए तो आपको वाट ही वहां पे बता देना है। ये इसमें कभी कंफ्यूज नहीं होता, इसमें पूछा भी जाता है कि ये बताओ पावर की एसआई इकाई या व्यवहारिक इकाई, दोनों के मान आपको पता होने चाहिए। हार्स पावर कब यूज करेंगे, अब कब इसका वाट का मान आपको वहां पे यूज कर लेना है।
अगला सवाल आता है यांत्रिक ऊर्जा किनका योग होता है? जो आपकी यांत्रिक ऊर्जा होती है किसका योग होता है? ध्यान देखिए, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या बताओगे? सीधा सीधा यांत्रिक ऊर्जा किनका योग होती है? ये आपका हो जाएगा गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, इन दोनों का योग क्या हो जाता है? आपका यांत्रिक ऊर्जा कहलाती है। और प्लस यहाँ पे राइट आंसर नोट कर लेना, क्या ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। दोस्तों ये बताओ गति ऊर्जा क्या होती है? हम सीधा से जानते हैं किसी वस्तु में जो गति के कारण जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उसे आपका गतिज ऊर्जा कहा जाता है। अब ऐसे ऊर्जा क्या होती है? ऊर्जा स्थिति क्या होती है? यानी किसी वस्तु को स्थिति या ऊंचाई के कारण जो ऊर्जा होती है उसे क्या कहा जाता है? उसे स्थितिज ऊर्जा आपका यहाँ पे कहा जाता है। अब ये ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत के अंतर्गत आपका वहां पे आ जाता है। सीधा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 2 हमारा राइट आंसर आपका हो जाता है। अच्छा ये बताओ इनमें से कौन सी एक आपकी स्वैच्छिक कार्रवाई नहीं है? बताओ स्वैच्छिक कार्रवाई नहीं है पूछा गया है, तो इनमें से बताइए कौन सा आपका स्वैच्छिक कार्रवाई आपकी नहीं हो जाएगी। तो क्या राइट आंसर आपको बताना है? तो स्वैच्छिक कार्रवाई इनमें से कौन सी नहीं आपकी हो जाएगी? एक वस्तु का लेना ये तो है, एक कुर्सी का खिसकना ये भी आपका है, दिल की धड़कन दोस्तों जो आपका दिया जा रहा है ना, देखो क्या हो जाएगा, इनमें से कौन से एक स्वैच्छिक कार्रवाई नहीं। देखो जो हमारा दिल होता धड़कता है, तो क्या इसे आप रोक सकते हो? तो भाई ये आप नहीं रोक सकते, ये कंटिन्यू आपका धड़कता ही रहता है, आप पे डिपेंड वहां पे नहीं होता है कि आप इसे वहां पे रोक लो। इसे कंट्रोल कौन करता है? जो हमारा ब्रेन होता है वो वहां पे कंट्रोल करता है। यानी ये आपकी स्वैच्छिक इकाई वहां पे नहीं होती। इनमें से कौन स्वैच्छिक कार्रवाई, क्या लिखा है? स्वैच्छिक कार्रवाई ये आपकी वहां पे नहीं हो जाएगी। क्या हो जाएगा? दिल की धड़कन। दोस्तों जो आपका स्वैच्छिक क्रियाएं होती है ना, हमेशा याद करना, कभी अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया जितने भी स्वैच्छिक क्रियाएं होती हैं उन्हें कंट्रोल कौन करता है? दोस्तों आपका जो ब्रेन होता है, क्या होता है? जो आपका मस्तिष्क होता है, ब्रेन होता है, दिमाग होता है, वो आपका कंट्रोल वहां पे करता है। दोस्तों जो आपका ये दिल की धड़कन होती है ना, ये स्वैच्छिक नहीं है। दिल की धड़कन कैसी हो जाएगी? ये आप यहाँ बताना स्वचालित। यहाँ पे क्या बताओगे? राइट आंसर बताना स्वचालित। आपका ये राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? स्वचालित आपका राइट आंसर यहाँ पे, ये क्रिया आपकी यहाँ पे हो जाती है। और यह कार्य आपका ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम द्वारा आपका ये कंट्रोल वहां पे किया जाता है। और श्वसन हो गया, पाचन हो गया, आदि भी आपकी जो अचेतन क्रियाओं इसी में सारी आपकी वहां पे आ जाती हैं। इसके अलावा जितने भी हैं आपके ये सारे स्वैच्छिक क्रियाएं आपकी हो जाती हैं। लेकिन जो दिल की धड़कन होती है आपकी स्वचालित क्रिया होती है, इसे आप कंट्रोल वहां पे नहीं कर सकते। ऑप्शन 3 आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। अच्छा ये बताओ बल के समीकरण में जो आपका एफ होता है ये किसके बराबर यहाँ पे होता है? एफ बराबर क्या होता है? तो क्या बताओगे? सीधे सीधे राइट आंसर यहाँ बताओगे आपका 4 नंबर हो जाएगा, क्योंकि हमें फार्मूला पता है एफ बराबर क्या होता है, आपका एम ए यहाँ पे हो जाता है। ये क्या होता है? आपका द्रव्यमान हो जाता है। ए क्या होता है? आपका त्वरण यहाँ पे हो जाता है। तो एफ बराबर आपका एम ए हो जाएगा। अगर कभी इसका एसआई इकाई भी आपसे पूछी जाए तो आप क्या बताओगे? एसआई इकाई आपका न्यूटन यहाँ पे आपका हो जाता है। क्या बताओगे? न्यूटन आपका एसआई इकाई आपकी वहां पे हो जाती है। दोस्तों यहाँ देखो ये क्वेश्चन आपके ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो बिल्कुल वहां पे नॉर्मल होते हैं। तो अगर आपके एग्जाम में कभी ऐसे क्वेश्चन पूछे जाए, ये क्वेश्चन तो आपको गलती से भी गलत वहां पे नहीं करने हैं। तो आज को जो पेपर वहां देने आपको बैठना है, वहां पहले सारे क्वेश्चन एक बार देखिएगा। एक बार ये नहीं भाई आप सारे सॉल्व करते हो चलना, पेपर को आपको 3 बार में वहां पे सॉल्व करना है। पहले ये आपको जो बिल्कुल इजी लग रहे हो आपको पहले वो क्वेश्चन वहां पे सॉल्व करने हैं। उसके बाद तो थोड़ा आपको लगता है कि भाई हम किसका थोड़ा सोचेंगे आंसर आ जाएंगे, तो 3 बार। और जो आपका लास्ट आएगा उसमें बात, अब इस बार तो आपकी माइनस मार्किंग वहां कराई नहीं जा रही है, तो वहां पे अगर आ रहा है तब भी आपको टिक मारना, नहीं है तब भी टिक मार के आना, कोई क्वेश्चन छोड़ के आपको वहां बिल्कुल वहां पे नहीं आना है। अब यहाँ दोस्तों अगला सवाल हमारा आता है बायोलॉजी की स्टार्ट हो जाता है, यानी अपनी फिजिक्स पूरी कंप्लीट हो गई है। अब बायोलॉजी क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन पूछा गया है, मानव नरों में मौजूद जो आपका लिंग गुणसूत्र XB है, इनके बीच क्या अंतर है? मानव नरों में मौजूद लिंग गुणसूत्र XY, इनके बीच क्या अंतर? XY के बीच का अंतर आपसे पूछा जा रहा है। तो XY के बीच में अंतर क्या होता है? क्या बताओगे यहाँ पे? तो राइट आंसर आपको क्या बताना होगा? यहाँ पे क्या हो, जो आपका X गुणसूत्र बड़ा होता है और जबकि Y गुणसूत्र क्या होता है? ये आपका छोटा होता है।
तो सीधा राइट आंसर क्या बताओगे, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर यहाँ पे आपका हो जाता है। दोस्तों जो आपका ये वाई गुणसूत्र है, इसमें बहुत कम जीन आपके होते हैं, यानी क्या होता है, बहुत कम जीन आपके होते हैं जो मुख्यतः पुरुष लक्षण से संबंधित आपके होते हैं। ये क्या किससे संबंधित होते हैं, पहले बात तो ये बताओगे बहुत कम इसमें जीन आपके होते हैं। एक चीज क्या बताओगे इसमें आप, ये आपके पुरुष लक्षण से संबंधित आपके यहाँ पे होते हैं, पुरुष लक्षण से संबंधित आपके यहाँ पे हो जाते हैं। दोस्तों जो आपका लिंग का निर्धारण होता है ये एक्स वाई पर निर्भर वहां पे करता है, किस पे निर्भर करता है, एक्स वाई पे। यानी ये मान चलना, देखो ये मान चलना अगर एक्स वाई ये आपका एक ये हो जाता है और एक आपका एक्स एक्स यहाँ पे होता है, तो अगर आपका एक्स वाई यहाँ पे हो जाता है तो जो बच्चा होगा मेल होगा फीमेल हो गया, तो आप क्या कहोगे, यहाँ पे कहोगे मेल होगा, क्या होगा, वो आपका पुरुष होगा। और जो आपका एक्स वाई होता है यहाँ बच्चा क्या होता है, यहाँ पे फीमेल होता है, यानी बच्चा क्या होगा, महिला वहां पे आपकी होती है। यानी जो आपका एक्स गुणसूत्र है ये दोनों लिंगों में मौजूद वहां पे होते हैं, जबकि वाई गुणसूत्र केवल आपका पुरुषों में ही वहां पे होता है। यानी जो आपके एक्स एक्स ये गुणसूत्र होते हैं ये केवल किस में होते हैं, ये आपकी महिलाओं में ही वहां पे होते हैं। और जो आपका एक्स वाई गुणसूत्र है ये किस में होते हैं, ये आपका पुरुषों में ही वहां पे होते हैं। अब देखो अगर यहाँ पे महिला का एक एक्स गुणसूत्र और पुरुष का वाई गुणसूत्र आ जाता है तो यहाँ बच्चा क्या होता है, तो वहां पे क्या कहते हैं भाई, लड़का वहां पे होता है। अगर वहीं पे महिला का एक्स गुणसूत्र और पुरुष का भी एक्स गुणसूत्र यहाँ पे आ जाता है तो हम लोग क्या कहते हैं, तो वहां पे लड़की वहां पे होती है। तो भाई लड़का होगा ये लड़की होगा, ये किस पे डिपेंड करता है, ये पुरुषों पे वहां पे डिपेंड करता है, ना कि औरतों पे आपका वहां पे डिपेंड होगा। बस यहाँ पे जो आपके गुणसूत्र यहाँ पे दिए जा रहे ये ध्यान रख लेना कि अगर आपका एक्स वाई है तो आपका पुरुष होगा, एक्स एक्स हो गया तो आपका फीमेल वहां पे आपका हो जाता है, तो लड़का होगा लड़की होगा ये पुरुष के गुणसूत्र पे आपका वहां पे डिपेंड करता है। तो सीधा राइट आंसर आपको ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। अच्छा ये बताओ जो आपका वायुतक कोशिकाएं ये पाई जाती है, वायुतक कोशिकाएं कहाँ पाई जाएंगी, तो वायुतक कोशिकाएं कहाँ पाई जाएंगी, तो सीधा आंसर आपको क्या बताना है, ये दोस्तों आपकी जो जलकुंभी होती है ना, आपने तालाबों में देखा होगा गांव में जो जलकुंभियां होती है उन्हीं में आपकी ये वायुतक कोशिकाएं आपकी वहां पे पाई जाती है। अब ये विशेष रूप से आपके जल पौधों में ही आपकी वहां पाई जाती हैं। अब ये कोशिकाएं क्या करती है, पौधों को तैरने और गैसों के आदान प्रदान में काफी ज्यादा मदद वहां पे करती है। जैसे हम जलकुंभी देखा होगा, जलकुंभी में तनों में बड़ी हवा भरी रहती है, जलकुंभी देखा होगा फूली फूली वहां पे रहती है, यानी उनमें जो आपकी हवा भरी रहती है जो हेल्प क्या करती है, उनको पानी में तैरने में बहुत ज्यादा हेल्प वहां पे आपकी ये करती है। और ये ऊतक पौधों को जल में संतुलन बनाए रखने में भी बहुत ज्यादा सहायक वहां पे होती है। बस सीधा आप याद कर लेना, जलकुंभी याद कर लेना, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर सीधा सीधा यहाँ पे आपको बता देना है। अगला क्वेश्चन आता है, जल और गैसें कार्क को पार नहीं कर पाते क्योंकि इसकी कोशिकाओं में क्या पाया जाता है, तो इनकी कोशिकाओं में आपको क्या पाया जाएगा, क्या आपको बताना है। लखनऊ जेडारो में ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था, तो सीधा सीधा आप क्या बताओ, इनकी कोशिकाओं में आपका सुबेरिन क्या पाया था, सुबेरिन पाया जाएगा, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। दोस्तों जो आपका ये सुबेरिन होता है ये क्या होता है आपका, एक आपका दोस्तों जो आपने मोम देखा होगा ना, मोम, ये आपका एक मोम जैसा पदार्थ है, क्या है, ये आपका एक मोम जैसा आपका पदार्थ वहां पे होता है, जो कि क्या होता है, एक आपका जल रोधक होता है, ये क्या होता है आपका जल रोधक आपका यहाँ पे होता है। और जो आपके कार्क की कोशिकाएं मृत वहां पे होती है और गैसों व जल का प्रवेश वहां पे नहीं होने आपकी ये देती हैं। अब ये ऊतक क्या करते हैं, ये जो आपके ऊतक होते हैं ये क्या करेंगे, पौधों की रक्षा, जो आपके पौधे होते हैं पौधों की ये क्या करती है वहां पे ये उनकी रक्षा वहां पे करती है, यानी यांत्रिक मजबूती भी वहां पे ये काफी ज्यादा प्रोवाइड वहां पे कराती हैं। तो क्या बताओगे, सुबेरिन आपका राइट आंसर यहाँ पे सीधा सीधा आपको बता देना है। अगले क्वेश्चन पूछा गया, जनन में मूल घटना क्या है, जनन में जो आपकी मूल घटना होती वो क्या होती है, ये सीधे चार ऑप्शन आपको वहां पे दे देगा। तो जनन में मूल घटना क्या होती है, तो क्या बताओगे मूल घटना कैसी वहां पे होती है, तो सीधा सीधा आप राइट आंसर आपको क्या बताना है, डीएनए की प्रतिकृति, क्या बताओगे, जो आपके डीएनए की प्रतिकृति, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। दोस्तों यहाँ पे एक चीज ये ध्यान रखना डीएनए के बारे में, जो आपके पीढ़ी दर पीढ़ी लक्षण होते हैं किसकी वजह से होते हैं, डीएनए की वजह से ही होते हैं।
जब आपने देखा होगा कि कभी कभी ये बोला जाता है कि भाई इनका चेहरा इनके दादा पे गया, दादी पे गया, मम्मी पे गया, पापा पे गया है। इसका रीजन क्या होता है, डीएनए ही वहां पे होता है। और तभी तो कभी कभी ये भी होता है कि जब मान लो ये टेस्ट कराया जाता है, जैसे किसी कभी एक्सीडेंट काफी बुरा हो जाता है, उसकी मान लो पूरी बॉडी वहां पे जल जाती, कई सारे वहां पे लोग होते हैं, तो वहां पे जांच करने के बाद डीएनए सैंपल ही तो आपके लिए जाते हैं कि जो बॉडी उसका डीएनए सैंपल ले लो, और जो इनके पेरेंट्स हैं उनका डीएनए सैंपल ले लो, जिससे ये डीएनए आपका मैच हो जाएगा, वो उन्हीं की संतान वहां पे हो जाती है। तो यहाँ पे जो आपकी पीढ़ी दर पीढ़ी जो हमारे ये सब वहां आगे जाता है, ये सारा डीएनए की वजह से ही आपका वहां पे जाता है। दोस्तों ये जो डीएनए होती है ना, ये क्या होती है, यह प्रक्रिया क्या होती है, कोशिका के विभाजन के पूर्व की वहां पे आपकी हो जाती है। तो सीधा आपको क्या बताना, राइट आंसर ऑप्शन डी, आपके डीएनए की प्रतिकृति आपकी यहाँ पे राइट आंसर वहां पे हो जाता है। अच्छा ये बताओ, किस मंत्रालय ने आपका रूमेटाइड आर्थराइटिस के उपचार में आयुर्वेद की प्रभावकारिता का आकलन करने के लिए विश्व का पहला बहुकेंद्रक चरण आपका नैदानिक परीक्षण शुरू किया है? अब बताओ कौन सा मंत्रालय यहाँ पे आपका आ जाएगा। ये 4 ऑप्शन आपके दिए गए थे जब आपका ये जबलपुर जडारो में क्वेश्चन वहां पूछा गया था। तो आप इसका राइट आंसर क्या बताओगे अगर आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन कभी भी रिपीट वहां पे होता है? तो सीधा सीधा इसका राइट आंसर आपको कितना वहां पे आपको बता देना। देखो तो यहाँ पे ये क्वेश्चन अगर पूछा गया तो आपको क्या बताना, जो आपका आयुष मंत्रालय होता है, यानी मिनिस्ट्री ऑफ जो आपका आयुष होगा, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। तो ये आपका पहला ऐसा वैश्विक परीक्षण है जो आयुर्वेद पे आपका ये आधारित वहां पे हो जाता है। अब इसका दोस्तों मेन उद्देश्य क्या वहां पे है, इसका मेन उद्देश्य यही आपका है कि आयुर्वेदिक चिकित्सा को वैज्ञानिक आधार देना, मेन उद्देश्य इसका वहां पे आपका हो जाएगा। तो अगर आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन रिपीट हुआ तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। अच्छा ये बताओ, हृदय में ऑक्सीजन युक्त और कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त का आपस में मिलने से रोकने में कौन सहायक होता है, कौन सा हेल्प करेगा? यानी जो शुद्ध रक्त बहता है, अशुद्ध रक्त बहता है। शुद्ध रक्त किसे कहते हैं, जिसमें ऑक्सीजन रहती है उसे शुद्ध रक्त कहते हैं, और अशुद्ध रक्त किसे कहा जाता है, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड रहती है उसे अशुद्ध रक्त कहते हैं। ये दोनों आपस में ना मिले, ये कौन वहां पे करता है? तो ये काम कौन करेगा वहां पे, सीधा सीधा आपको क्या बताना है, कच्छों के बीच की जो भित्ति होती है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर आपको यहाँ पे बता देना है। यानी हृदय की जो आपकी भित्ति, जो आपका स्टेप्टम होता है, ये दोनों ओर के रक्त को अलग रखने का कार्य वहां पे आपका करता है। यानी जो हमारा हृदय होता है ना, बताया ना दाया अलिंद बाया अलिंद, आपने सुना होगा, ये इसी वजह से आपका वहां बोला जाता है। यानी देखो यहाँ पे जो एक दाया भाग होता है, क्या बताओ, एक जो हमारा क्या होता है, एक तो होता है दाया भाग होता है, और एक भाग क्या होता है जो आपका बाया भाग, यानी दाएं भाग बाएं भाग जो आपके होते हैं। तो जो आपका दाया भाग दोस्तों होता है, इसमें क्या होता है आपका अशुद्ध रक्त, यहाँ पे क्या रहेगा आपका अशुद्ध रक्त है, और बाएं भाग में क्या कहते हो, यहाँ पे आपका शुद्ध रक्त आपको यहाँ पे रहता है। यही चीज याद करें, इसी ये मान कौन करता है, जो आपके कच्छों के बीच की बद भित्ति होती है, दाया अलिंद बाया अलिंद आपने पढ़ा होगा, और जो आपके दाएं भाग में अशुद्ध रक्त होता है, बाएं भाग में आपका शुद्ध रक्त रहता है। क्या बताओगे राइट आंसर, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ये बताओ, जो कोशिका में पाइरुवेट का निर्माण ग्लूकोज में कहां पे होता है? तो कहां पे बताना है, ये 4 ऑप्शन जैसे आपके नजर में आएंगे तो आपको आंसर सीधा सीधा वहां पे पता हो जाना चाहिए कि इसका राइट आंसर हमारा कितना यहाँ पे हो सकता है। तो राइट आंसर क्या बताओगे, कोशिका द्रव्य आपको बताना है, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। यानी दोस्तों जो आपका ग्लाइकोलिसिस कोशिका द्रव्य में ही आपकी होती, ये चीज भी याद कर लेना। ये एग्जाम में क्वेश्चन कई बार पूछा भी जा चुका है, कोशिका में पाइरुवेट का निर्माण ग्लूकोज में कहां पे होता है? तो कोशिका द्रव्य आपको यहाँ बता देना है। और जो आपका ये होता है जो आपका ग्लाइकोलिसिस होता है, ये कहाँ पे होता है, ये कोशिका द्रव्य में ही आपकी वहां पे होती है। अब ये प्रक्रिया दोस्तों आपका बिना ऑक्सीजन के भी वहां पे चल सकती है। अब इसमें क्या होता है, ग्लूकोज से 2 पाइरुवेट आपके बनते हैं। जो आपका ग्लूकोज यहाँ पे होता है, आपके जो आपका ये ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज से क्या बताओगे यहाँ पे, ग्लूकोज से आपके 2 पाइरुवेट, आपके 2 पाइरुवेट का दोस्तों यहाँ पे निर्माण आपका यहाँ पे होता है। और ये जो आपका होता है, ये आपका एटीपी का निर्माण यहाँ से ही आपका हो जाता है। और जो आपका आगे जो आपका पाइरुवेट दोस्तों आपका होता है, जो आपका आगे क्या होता है, जो ये आपका पाइरुवेट यहाँ पे दिया गया है, ये माइटोकॉन्ड्रिया में जाता है।
तभी तो कहते हैं जो हमारा माइटोकॉन्ड्रिया होता है इसे पावर हाउस, कोशिका का पावर हाउस वहां पे कहा जाता है, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया में ही आपका एटीपी का निर्माण आपका वहां पे होता है। अगला क्वेश्चन ये पूछा गया, श्वास रंध्र निम्नलिखित में से किस प्राणी में पाए जाते हैं? जो आपके श्वास रंध्र दिया जा रहा है ये किस प्राणी में पाए जाए? केचुआ, मनुष्य, मछली, तिलचट्टा। क्या राइट आंसर आप बताओगे यहाँ पे? तो सीधा इसका राइट आंसर आपको बताना है, जो आपका तिलचट्टा आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। दोस्तों जो आपका तिलचट्टा होता है ना, शरीर के किनारों पर स्थित आपके क्या होता है, स्पाइरल्स होते हैं। क्या होते हैं? एक स्पाइरल्स वहां पे होते हैं, जो आपके यही स्पाइरल्स जो आपके यहाँ पे होते हैं श्वास रंध्र जिसे आपका कहा जाता है, जहां से जो आपका तिलचट्टा होता है ये आपका सांस लेता है। ये कहाँ पे तिलचट्टे पाए जाते हैं? शरीर के किनारों पे आपके स्थित होते हैं। अब इनमें क्या होता है, हवा का ट्रैकिया प्रणाली अपनाई जाती है। इनमें क्या याद कर लो, एक पॉइंट ये भी नोट कर लेना, इनमें क्या होता है आपका हवा की ट्रैकिया, क्या लिखोगे, हवा की ट्रैकिया, हवा की आपकी जो ट्रैकिया प्रणाली है दोस्तों, ये आपकी यहाँ पे आपकी अपनाई यहाँ पे जानी जाती है। अब यह प्रत्यक्ष गैस विनिमय प्रणाली भी आपका होता है। जैसे मनुष्य हो गया, फेफड़ा हो गया, मछली हो गया, इनमें क्या होता है, गलफड़ा होता है। क्या होता है? मनुष्य हो गया, मछली क्या हो गया, यहाँ पे एक याद कर लें, इनमें ये सांस कहाँ लेते हैं? गलफड़ों से। जैसे मछली कहाँ सांस लेगी? गलफड़े से आपकी लेती है। ये एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछा गया, कई बार आता है कि जो मछली होती है सांस कहाँ से लेती है? आपको क्या बताना है? गलफड़ा बताना है। और तिलचट्टा इसका फिलहाल राइट आंसर आपको यहाँ पे याद कर लेना है। अगला क्वेश्चन आता है, जंतु प्रजनन के बारे में कौन सी विशेषता गलत है? जो आपकी जंतु प्रजनन है इनमें से ये बताओ कौन सी विशेषता ऐसी है जो आपकी गलत है? तो क्या बताओगे राइट आंसर इसकी? पहला है यहाँ पे शुक्राशय मानव नर में एक ग्रंथि है, ये तो सही बात है, ये तो भाई बात बिल्कुल सही है। अमीबा में विभाजन किसी भी तल में होता है, ये भी बात बिल्कुल आपकी सही है। मानव मादा में अंडाणु का निषेचन गर्भाशय में आपका होता है। मानव मादा में अंडाणु का निषेचन गर्भाशय में आपका होता है, बस यही बात दोस्तों आपका गलत यहाँ पे हो जाएगी। तो क्या बताओगे? ऑप्शन सी आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। क्योंकि दोस्तों जो आपका ये निषेचन की क्रिया होती है ना, क्या बताओगे, जो आपका ये निषेचन होता है ये कहाँ पे होता है? निषेचन दोस्तों क्या बताओगे, जो आपकी यहाँ पे लिखिएगा फैलोपियन, एक आपकी क्या होती है, फैलोपियन नाम की ट्यूब होती है। फैलोपियन जो आपकी ट्यूब दोस्तों यहाँ पे होती है, इसमें आप इसमें होता है, ना कि गर्भाशय में एक आपका होता है। तो निषेचन कहाँ बताओगे? फैलोपियन ट्यूब आपको बता देना है, ये आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। तो सीधा सीधा क्या बताओगे? ये आपका गलत हो जाएगा और सारे आपके वहां पे सही आपके वहां पे हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन ये पूछा गया, पौधों में कायिक प्रवर्धन के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है? जो क्या लिखा है, कौन सा कथन सत्य? पहले चारों ऑप्शन आप ये पढ़िए, फिर बताओ पौधों में कायिक प्रवर्धन के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है। और ये ऐसे क्वेश्चन जबलपुर जड़ाव में पूछे भी गए थे। आप काउंट करते चला कितना स्कोर आपको यहाँ पे हो रहा है, कि आप जो एग्जाम बैठोगे ऐसे क्वेश्चन अगर वहां पे आपको फेस करने पड़ गए तो आप कितना स्कोर तक वहां पे अपना बना सकते हो। तो यहाँ पे राइट आंसर आपको क्या बताना है? ये पौधों के बीच से अलग, हाँ देखो यही आपका गलत हो जाएगा, ये सब बात सत्य नहीं है। देखो इन पौधों में फूल और फल जल्दी आते हैं, ये बात भाई बिल्कुल सही है। लेकिन यहाँ पे ये बात जो दी गई ना, ये पौधों में बीज से अलग होते हैं, ये आपका गलत बात हो जाएगी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर आपको यहाँ बता देना। दोस्तों जो है कायिक प्रवर्धन उत्पन्न पौधों में मूल पौधों के समान आपके वहां पे होते हैं, भाई ये अलग वहां पे नहीं होते, समान आपके वहां पे हो जाते हैं। और ये आपके क्लोनिंग की तरह ही वहां पे आपके कार्य कर, जैसे आलू हो गया, अदरक हो गया, आदि में ये विधि आपकी वहां पाई जाती है। इसमें क्या बताओगे? सीधा ऑप्शन नंबर बी आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। अब ये बताओ, अच्छा यौना आरंभ की शुरुआत का कौन सा परिवर्तन नहीं है? यौना आरंभ की शुरुआत का कौन सा परिवर्तन आपका नहीं है? भाई जिसने 40 क्वेश्चन सही कर लिया मान चलना सिलेक्शन उसका यहाँ पे हो गया। अब ये वैसे ही क्वेश्चन है जैसे आपके एग्जाम में वहां पूछे जाते हैं। अब बताओ यौना आरंभ की शुरुआत का कौन सा परिवर्तन नहीं है, आपसे यहाँ पूछा जा रहा है। देखो आवाज बदलना, वॉइस चेंज, यानी यौना आरंभ की शुरुआत का कौन सा परिवर्तन नहीं है? भाई आवाज का बदलना, ये तो भाई बिल्कुल आवाज बदलते हैं, बच्चों की आवाज आपकी अलग वहां पे होती है, हम सभी को पता है। जब उसकी एज थोड़ी बढ़ती जाती है आवाज कहते हैं ना आवाज इसकी चेंज होगी, भाई ये तो उसमें आ जाएगा ना, ये तो अवस्था आपकी हो जाएगी। नाखून, भाई नाखून वृद्धि क्या है?
नाखून तो बच्चों के भी वृद्धि होते हैं और जो बड़े भी होते हैं उनके भी नाखून वहां वृद्धि होते हैं। तो यही आपकी कोई यौना अवस्था, ये क्या बता दो कि यौना अवस्था की शुरुआत है, कोई भी ये आपका परिवर्तन यहाँ पे नहीं हो जाएगा। तो ऑप्शन बी सीधा राइट आंसर यहाँ पे आपको बता देना। अब ये आंसर मिल गया, सारे ऑप्शन पढ़ो चाहे ना पढ़ो, सारे आपके वहां पे आ ही जाते हैं। ठीक है, तो क्या बताएंगे, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। और लखनऊ जडारो में सीधे सीधे क्वेश्चन आपके एग्जाम में ये चीज वहां पूछी भी गई थी। अगला क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया, अच्छा ये बताओ कौन सी कोशिकांग विषाक्त पदार्थों को निष्क्रिय करता है। तो ये काम कौन करता है, क्या बताना आपको, ये करेगा दोस्तों आपका अंतर्द्रवी जो आपकी जालिका होती है, यही आपका करता है। सीधा ऑप्शन ए आपका राइट आंसर यहाँ पे बता देना है। और ये आपका लीवर कोशिकाओं में क्या होता है, सक्रिय होता है। जो आपकी ये जालिका होती है अंतर्द्रवी जालिका, ये कहाँ पे होती है, जो हमारी लीवर की कोशिकाएं होती है वहां पे आपकी सक्रिय आपकी हो जाती है। और ये आपका लिपिड संश्लेषण में भी आपका सहायक वहां पे आपका हो जाता है। और ये कोशिका की सफाई की भूमिका वहां पे आपकी निभाते, जो हमारी कोशिका होती है, सेल होती है, उनकी सफाई की भूमिका आपका ये वहां पे निभाता है। अब मृत पौधों के कोयले में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहती है, जो आपके मृत पौधों के कोयले में बदलने की प्रक्रिया ये क्या कहलाती है। अब ये 4 ऑप्शन दिए गए थे जब आपका जबलपुर जडार में क्वेश्चन पूछा गया था। इसका राइट आंसर सीधा सीधा आपको क्या बताना है, ये आपका हो जाएगा क्या, कार्बनीकरण क्या कहलाएगा, कार्बनीकरण कहलाता है। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। और दोस्तों ये प्रक्रिया होने बहुत ज्यादा टाइम लगता है, यानी लाखों वर्षों का टाइम यहाँ पे आपका लगता है। क्या बताओगे, लाखों वर्षों का टाइम आपका यहाँ पे लग जाता है। अब इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, हाइड्रोजन घटती है, जो हाइड्रोजन क्या होता है, कार्बन की मात्रा वहां पे आपकी बढ़ जाती है। अब ये कोयले के निर्माण की प्राथमिक प्रक्रिया भी आपकी यहाँ पे हो जाती है। इसमें आपका जीवाश्म ईंधन आपका वहां बनता है। जो आपके ये पेट्रोल कोयला सब निकलना सब इसी कारण से ही आपका वहां पे निकल रहा है। तो क्या बताओगे, कार्बनीकरण आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। अब ये बताओ कौन सी कोशिकांग स्टार्च, प्रोटीन और तेल संग्रह करता है। यानी स्टार्च, प्रोटीन और तेल ये कौन सा संग्रह करेगा, कौन सा कोशिकांग संग्रह करता है। तो क्या बताओगे इसका राइट आंसर, यहाँ पे सीधा सीधा आपको बताना है, ये हो जाएगा आवर्डी लवक। आवर्डी लवक बताना है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। इसमें मेन दोस्तों क्या होता है, आपका जो ल्यूकोप्लास्ट क्या बताना है यहाँ पे आपको, ल्यूकोप्लास्ट, ये चीज याद कर लेना, ल्यूकोप्लास्ट इसमें मुख्यतः इसका भंडारण का कार्य यहाँ पे करते हैं। किसका भंडारण होता है, ल्यूकोप्लास्ट भंडारण का मेन काम वहां पे करता है। और ये आपका रंगहीन आपका वहां पे आपका हो जाता है। और ये आपका जड़ों और बीजों में आपके ये पाए जाते हैं, जो कि ये प्लास्टिक, एक प्रकार की प्लास्टिक जैसा प्रकार वहां पे आपका होता है। ठीक है, तो क्या बताओगे ये कौन सा कोशिकांग स्टार्च, प्रोटीन और तेल का संग्रह करता है, आवर्डी लवक आपको राइट आंसर यहाँ पे बता देना है। आवर्डी लवक आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। अब ये बताओ बड़ी वसा गोलिकाओं को तोड़कर एंजाइमों को प्रभावी बनाने में कौन सा सहायक होता है। तो कौन सा सहायक आपको यहाँ बताना है, कौन सा सहायक आपका हो जाएगा। तो यहाँ पे होगा दोस्तों आपका पित्त लवण। क्या बताओगे, पित्त लवण हो जाएगा। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। दोस्तों जो आपको ये पित्त लवण होता है ना, ये क्या करता है, जो आपका वसा होता है, पित्त लवण जो होता है, ये वसा का क्या करता है, इमल्सीकरण क्या करता है, इसका इमल्सीफाई लिख लेना चाहे तो, इमल्सीफाई करता है, इमल्सीफाई करता है। अब ये प्रक्रिया जो होती है हमारे पाचन में क्या होती है, सहायक आपकी यहाँ पे होती है। अब पित्त जो होता है ये कहाँ, अगर कभी क्वेश्चन पूछा गया, ये भी एग्जाम में आता है कि जो आपका पित्त होता है, अच्छा ये बताओ पित्त, पित्त ये बताओ कहाँ से निकलता है। तो पित्त कहाँ से बताओगे निकलता है, ये आपका यकृत, ये एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आपका पूछा भी गया है, ये यकृत से आपका निकलता है। और कभी पूछा गया कहाँ पे संचित होता है, यानी अगर कभी ये पूछ लिया गया संचित, इकट्ठा, एकत्रित, कलेक्ट कहाँ पे होता है, तो कहाँ बताओगे, तब आपको बताना है पित्ताशय। तब क्या बताओगे, पित्ताशय। ये दोनों चीजें याद करना, पित्त कहाँ निकलता है और कहाँ पे एकत्रित होता है, ये दोनों चीजें ही आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछी जा चुकी हैं। और पित्त दोस्तों जो आपका ये होता है ना, पित्त में कोई भी आपका एंजाइम नहीं होता, एक ये भी याद करना, पित्त में कोई भी आपका एंजाइम नहीं होता। कभी अगर पूछा गया कि पित्त में कौन सा एंजाइम होता है, तो आप क्या कहोगे, पित्त में कोई भी आपका एंजाइम वहां पे नहीं होता है।
यह वसा को छोटे कणों में तोड़ता है ताकि लाइपेस कार्य कर सके। जो आपका लाइपेस होता है ये वहां पे कार्य आपका कर सके। अब यहाँ तो हमारे केमिस्ट्री क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएंगे। 15 क्वेश्चन हमारा केमिस्ट्री का आता है और यहाँ से अपने बायोलॉजी के सारे क्वेश्चन कंप्लीट वहां पे हो जाते हैं। और पहला क्वेश्चन केमिस्ट्री में ये पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व एक बहुमुखी तत्व है जो सभी सजीवों और हमारे द्वारा उपयोग की जाने वाली कई चीजों का आधार बनाती है। तो क्या बताओगे भाई, कार्बन ही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन पहला आप राइट आंसर यहाँ बता देंगे। दोस्तों जो आपका ये कार्बन होता है ये जैविक यौगिक का मूलभूत आपका तत्व यहाँ पे होता है और ये आपका 4 संयोजनों के कारण ये जटिल संरचना आपका बनाता है। और कार्बन दोस्तों जो आपका होता है सभी जीवों के डीएनए और प्रोटीन आदि का हिस्सा वहां पे होता है। यानी डीएनए हो गया, प्रोटीन हो गया, सभी के आपका हिस्सा वहां पे जो आपका कार्बन होता है वो आपका हो जाएगा। सीधा आपका कार्बन राइट आंसर यहाँ पे बता देना है। अच्छा ये बताओ, संयोजी इलेक्ट्रॉन में मौजूद होते हैं, तो संयोजी इलेक्ट्रॉन में क्या चीजें मौजूद होते हैं, इन 4 ऑप्शन में आपको बताना है। जब आपका लखनऊ जेडर में क्वेश्चन आया था ये हमारे ऑप्शन वहां पे आपको दिए गए थे। तो इसका राइट आंसर आपको क्या बताना है, यहाँ पे सीधा सीधा हो जाएगा परमाणु की सबसे बाह्य कक्षा में। ऑप्शन नंबर 4 आपको सीधा राइट आंसर यहाँ पे बता देना है। यानी दोस्तों जो आपके संयोजी इलेक्ट्रॉन रासायनिक बंध बनाने में आपके क्या होते हैं, ये भाग लेते हैं। जो आपके क्या होते हैं, संयोजी इलेक्ट्रॉन आपके यहाँ पे होते हैं। अब ये परमाणु की प्रतिक्रिया को क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं, निर्धारण वहां पे करते हैं। और बाह्य कक्ष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या तत्व की संयोजकता आपकी वहां पे निर्धारित आपकी की जाती है। तो अगर आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन रिपीट वहां पे होता है, परमाणु की सबसे बाह्य कक्षा में, आपका राइट आंसर आपको यहाँ पे बता देना है। अच्छा ये बताओ, हेनरी बेकरल ने निम्नलिखित में से किसकी खोज की थी। तो हेनरी, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, बेसिक क्वेश्चन भी है, कई सारे आपके नर्सिंग में तो नहीं आया लेकिन अदर एग्जाम में बहुत ज्यादा क्वेश्चन, आपका टेक्निकल एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन ये रिपीट वहां पे हुआ है। यानी हेनरी बेकरल ने निम्नलिखित में से किसकी खोज वहां पे की थी। तो इन्होंने किसकी खोज की थी, रेडियो धर्मिता की खोज की थी। ऑप्शन 2 आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। अब कब इसकी खोज की थी, 1896 में हेनरी बेकरल ने रेडियो धर्मिता की खोज यहाँ पे की थी। यानी यूरेनियम लवण से स्वतः उत्सर्जन इन्होंने वहां पे देखा था। अब ये खोज परमाणु भौतिकी में काफी ज्यादा क्रांति वहां पे आपकी ला गई थी। अब इसमें क्या होता, न्यूक्लियर ऊर्जा के द्वारा आपके ये खुले वहां पे गए थे। और मैरी क्यूरी ने बाद में इसके विस्तार से योगदान वहां पे दिया था। जो अगर आप मैरी क्यूरी थे, बाद में इसके बारे में जो आपका रेडियो धर्मिता था इसके बारे में डिटेल्स बाद में मैडम क्यूरी ने इसके बारे में वहां पे बताया था। लेकिन अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है सीधा क्या नाम बताना, रेडियो धर्मिता आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। अच्छा ये बताओ, विसरण एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा क्या होता है, तो विसरण कैसी प्रक्रिया होती है, उसके द्वारा क्या होता है। अगर पेपर में क्वेश्चन हमारा पूछा गया तो सीधा क्या बताएंगे, विसरण कैसी प्रक्रिया होती है, यहाँ ऑक्सीजन पूरी प्लाज्मा झिल्ली में जा सकती है। ऑप्शन पहला ही जो आपका दिया गया है ये आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। यानी क्या बताओगे, जो आपके विसरण कणों का उच्च सांद्रता में से निम्न सांद्रता की ओर गति ही आपका राइट आंसर यहाँ पे आपका हो जाता है। अब ये ऊर्जा रहित प्रक्रिया होती है, क्या होती है, ऊर्जा रहित ये आपकी प्रक्रिया यहाँ पे होती है। और कोशिका में गैसों का आदान प्रदान विसरण द्वारा ही वहां पे होता है। तो कभी अगर आपसे ये भी पूछा गया कि जो आपका कोशिका है, कि जो हमारी ये कोशिका होती है, जो आपकी सेल होती है ना, कोशिका में गैसों का आदान प्रदान कैसे होता है, कैसे बताओ, ये आपके विसरण प्रक्रिया के द्वारा ही वहां पे आपकी होती है। इसका राइट आंसर क्या बताना, ऑक्सीजन पूरी प्लाज्मा झिल्ली में आपका जा सकता है, राइट आंसर वहां पे हो जाएगा। अब ये बताओ, आपका म्यूरिएटिक अम्ल का वैज्ञानिक नाम क्या है। तो म्यूरिएटिक अम्ल का वैज्ञानिक नाम आप क्या बताओगे, ये 4 ऑप्शन आपको यहाँ पे दिख ही रहे हैं। तो क्या बताओगे, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल आपका राइट आंसर बताओगे। ऑप्शन 2 आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों जो आपका म्यूरेटिक अम्ल ये क्या हो जाएगा, एक पुराना नाम है। जो आपका म्यूरेटिक अम्ल है ये क्या हो जाएगा, एक पुराना नाम हो जाता है। अब इसका रासायनिक अगर ये पूछे सूत्र क्या होता है, आपका HCl यहाँ पे आपका हो जाता है। अब ये पेट में पाया जाने वाला एक प्राकृतिक अम्ल यहाँ पे हो जाता है। कभी अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि हमारे शरीर में कौन सा प्राकृतिक अम्ल आपका पाया जाता है, तो क्या बताओगे, HCl का नाम आपको बता देना है।
और ये आपका जो आपका HCl होता है ना, ये आपके धातु की सफाई, जो आपकी धातु होती है ना, धातु की सफाई में भी ये आपका उपयोग वहां पे किया जाता है। और ये आपका मजबूत अम्लों में से एक आपको यहाँ पे हो जाता है, जो कि हमारे पेट में भी आपका ये अम्ल आपका पाया जाता है। अच्छा ये बताओ, निम्नलिखित में से किसका उपयोग सर्वाधिक आमतौर पर सेलों में आपका अर्धचालक अर्धचालक के रूप में किया जाता है? इनमें तो सर्वाधिक अर्धचालक के रूप में किसका उपयोग किया जाएगा, किसका नाम आपको यहाँ बताना है? ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2, आपका राइट आंसर यहाँ पे आपका हो जाता है। क्योंकि दोस्तों ये जो आपका होता है ना, यहाँ पे क्या बताओगे, ये आपका उच्च दक्षता, क्या लिखोगे, ये आपका उच्च, क्या लिखो, आपका उच्च दक्षता यहाँ पे लिख लेना, उच्च दक्षता वाला आपका ये आपका एक अर्धचालक है। ये क्या हो जाएगा, आपका एक अर्धचालक दोस्तों आपका हो जाएगा। अब ये आपका सिलिकॉन की तुलना में तेज प्रतिक्रिया वहां पे करता है। और इसका उपयोग दोस्तों पता है सबसे ज्यादा कहाँ पे इसका यूज किया जाता है? आप देखो, जो आपके अंतरिक्ष में जो आपके सैटेलाइट वहां भेजे जाते हैं, उनमें सबसे ज्यादा यूज आपका यहाँ पे किया जाता है। क्योंकि ये आपका क्या होता है, अधिक तापीय स्थिरता प्रदान वहां पे करता है। और ये दोस्तों इतना महंगा होने के कारण बावजूद भी अब इसका उपयोग काफी ज्यादा अब इसका होने लगा है, और ये काफी ज्यादा महंगा भी आपका वहां पे हो जाता है। अब इसके बाद आपका अगला सवाल आपसे क्या पूछा जा रहा है, प्रकाश संश्लेषण की दर किस रंग के प्रकाश में अधिकतम होता है? प्रकाश संश्लेषण की दर किस रंग के प्रकाश में अधिकतम होता है? तो कौन सा प्रकाश का रंग आपको बताना है? तो प्रकाश का रंग आपका क्या बताओगे, लाल, जो आपका रेड होता है। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। देखो जो प्रकाश संश्लेषण होता है, प्रकाश संश्लेषण में जो आपका क्लोरोफिल होता है, ये लाल और नीली रोशनी को सबसे अधिक अवशोषित करता है। एक क्या हो जाएगा आपका, एक तो हो जाएगा लाल, लाल के बाद दोस्तों जो आपकी होती है नीली रोशनी, नीली इसको क्या करता है, सबसे ज्यादा अवशोषित वहां पे करता है। और दोस्तों जो आपका हरे रंग की रोशनी होती है, इसे परावर्तित वहां पे होता है, इसीलिए वो हमें कम प्रभावी आपकी वहां पे होती है। और लाल प्रकाश में दोस्तों जो आपकी ये प्रकाश संश्लेषण की दर होती है, ये सबसे ज्यादा आपकी यहाँ पे आपकी होती है। तो क्या बताओगे, सीधा सीधा लाल रंग आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। अगला क्वेश्चन अब ये पूछा जा रहा है, किसे उपधातु के रूप में जाना जाता है? तो अगर कभी आपसे पूछा गया किसे आप उपधातु के रूप में जानेंगे, उपधातु के रूप में कौन आपका जाना जाता है, तो क्या बताओगे राइट आंसर? उपधातु के रूप में दोस्तों यहाँ पे जो आपका क्या हो जाएगा, जर्मेनियम, जर्मेनियम को आपका ये उपधातु के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। दोस्तों जो आपका उपधातु जो होती है, उपधातु आखिर होती क्या है? तो उपधातु दोस्तों आपके वो चीजें होती है जिनमें धातु और अधातु दोनों के गुण वहां पाए जाए, वो क्या कहलाते हैं, आपके उपधातु वहां पे कहलाते हैं। दोस्तों यहाँ पे जो आपका जर्मेनियम है ना, ये आपका एक अर्धचालक उद्योग में बहुत ज्यादा यूज वहां पे किया जाता है। ये कठोर होता है, लेकिन क्या होता है, भंगुर भी आपका होता है। और ये आपका विद्युत के सीमित संचालन वहां पे करता है। और उपधातु का प्रयोग कभी अगर पूछा गया कहाँ पे होता है, तो सबसे ज्यादा उपधातुओं का उपयोग आपका ट्रांजिस्टर आदि में बहुत ज्यादा इसका यूज वहां पे होता है। कहाँ पे होता है, ट्रांजिस्टर में इनका बहुत ज्यादा यूज आपका किया जाता है। अच्छा एक क्वेश्चन ये पूछा गया कि समस्थानिक जो आपका ट्राइटियम का परमाणु क्रमांक और द्रव्यमान संख्या क्रमशः क्या आपकी यहाँ पे होती है? तो यहाँ पे क्या बताओगे राइट आंसर? ये क्वेश्चन आपका लखनऊ जेडारो में आपको सीधे सीधे पूछा भी गया था। तो इसका सीधा सीधा राइट आंसर आपको क्या बता देना है, यानी समस्थानिक ट्राइटियम का परमाणु क्रमांक और द्रव्यमान संख्या का क्रमशः क्या आपका हो जाएगा? तो यहाँ पे क्या बताओ, क्रमशः क्या हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो यहाँ पे 3 दिया गया है, ऑप्शन 3 आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1-3 आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। दोस्तों जो आपका ये ट्राइटियम होता है, ट्राइटियम क्या होता है, ये हाइड्रोजन का रेडियोधर्मी समस्थानिक है। ट्राइटियम क्या होता है, ट्राइटियम दोस्तों जो आपका होता है, ये क्या होता है, हाइड्रोजन का रेडियोधर्मी समस्थानिक होता है। अब इसका जो परमाणु क्रमांक होता है, परमाणु क्रमांक आपका 1 होता है, और द्रव्यमान संख्या क्या बताओगे, 3 आपका यहाँ पे हो जाता है। और ये कहाँ पे सबसे ज्यादा यूज आपका किया जाता है, कहाँ बताओ, ये आपका न्यूक्लियर रिएक्टर में सबसे ज्यादा उपयोग वहां पे होता है। और ये क्या करता है, आपका बीटा विकिरण आपका उत्सर्जित वहां पे करता है। अब इसका उपयोग जो होता है, ये फ्यूजन ऊर्जा में किया जाता है। जो आपका फ्यूजन ऊर्जा होती है ना,
उसमें इसका उपयोग आपका किया जाता है। तो क्या बता दोगे, ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। अच्छा ये बताओ, एक सल्फर युक्त अमीनो अम्ल कौन सा है? सल्फर युक्त अमीनो अम्ल हमें बताना है कौन सा आपका हो जाएगा। तो क्या बताओगे, सल्फर युक्त अमीनो अम्ल इनमें से कौन सा हो जाएगा? तो ये होता है सिस्टीन। जो आपका ऑप्शन 4 दिया गया ये आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। यानी जो आपका सिस्टीन होता है ये सल्फर समूह आपको वहां पे हो जाता है। अब ये क्या होता है, आपका प्रोटीन की संरचना का आपको स्थिर वहां पे करता है। अब ये मेन आपका कैरोटीन में प्रमुख रूप से पाया जाता है। जो आपका कैरोटीन होता है ना, कैरोटीन में आपका ये मेन आपको वहां पे पाया जाता है। अब ये क्या करता है, आपका जो त्वचा हो गए, बाल हो गए और नाखून के लिए क्या होता है, काफी ज्यादा उपयोगी हमारा ये आपका हो जाता है। अच्छा ये बताओ, अच्छा इनमें से किस तत्व का घनत्व तो सबसे अधिक है? इनमें से बताओ घनत्व तो किसका सबसे ज्यादा है? ऐसे क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में आए तो ये गलत आपके नहीं होने चाहिए, ये आपके बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन है। आप काउंट करना स्कोर कितना आपका फिलहाल यहाँ पहुंच रहा है। तो इसका राइट आंसर आप क्या बताओगे? ये तो आपका हो जाएगा ऑस्मियम, सीधा सीधा बताना है। ऑप्शन 2 आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। जो आपका ऑस्मियम सबसे घना ज्ञात तत्व आपका हो जाएगा। अगर पूछा जाए कितना होता मान इसका, क्या बताओगे? 22.59 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका घनत्व तो दोस्तों आपका हो जाता है। और ये क्या हो, जो आपका ऑस्मियम होता है ये इसका कलर कैसा होगा, क्या बताओगे? ये आपका नीला ग्रे रंग का, नीला ग्रे रंग का और कठोर धातु होता है। और क्या लिख दोगे? और ये आपका कठोर, और क्या लिखो, ये आपका कठोर धातु आपका वहां पे हो जाता है। और दोस्तों इसका उपयोग कहाँ पे किया जाता है? जैसे आपके जो आपके फाउंटेन पेन होते हैं हम लोग यूज करते हैं, क्या फाउंटेन, जैसे आपके जो फाउंटेन पेन होते हैं, यहाँ फाउंटेन पेन की जो आपकी निब होती है उनमें इसका यूज वहां पे किया जाता है। या फिर दोस्तों जो आपकी घड़ियां होती हैं, घड़ियों में इसका यूज वहां पे किया जाता है। और दोस्तों ये आपका बहुत ही दुर्लभ और महंगा काफी ज्यादा आपका वहां पे होता है। क्या होता है? काफी दुर्लभ होता है, यानी बहुत कम मात्रा में आपका पाया जाता है। इसी वजह से ये काफी ज्यादा महंगा भी हमें वहां पे मिलता है। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा रहा है, मानव निर्मित रेशा कौन सा है? इसका आंसर हम सभी को वैसे ही पता है कि मानव निर्मित रेशा, आप किसका नाम बता दोगे? वो आपका हो जाएगा रेयान का नाम आपको बता देना है। ऑप्शन 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों जो आपका ये रेयान होता है ना, इसको अन्य नाम क्या होता है, इसे हम लोग क्या कहते हैं, कृत्रिम रेशा। इसे आपका ये कृत्रिम रेशा के नाम से भी दोस्तों आपको वहां पे जाना जाता है। अब ये आपका किससे बनाया जाता है, क्या बताओ? ये आपका सेलुलोज। क्या बताओगे? आपका ये जो आपका सेलुलोज, सेलुलोज दोस्तों ये आपका वहां बनाया था। ये आपका रेशम जैसा दिखता है लेकिन सस्ता होता है। जो आपका रेयान होता है ये आपका रेशम जैसा ही दिखता है लेकिन सस्ता वहां पे होता है। और इसका उपयोग कहाँ पे होता है? जो आपका वस्त्र उद्योग में सबसे ज्यादा इसका यूज वहां पे किया जाता है। और यह नमी के अच्छे से सोखता है, जो आपकी नमी होती है ना अच्छे से उसे क्या करता है, सोखता है वहां पे। अगला अगला क्वेश्चन क्या आपसे पूछा गया है, चींटी के काटने से शरीर में प्रवेश करने वाले फार्मिक एसिड को किससे बेअसर वहां पे किया जाता है? किससे आप उसे बेअसर वहां पे किया जाएगा? बताओ। ये 4 ऑप्शन दिए गए, इनमें से इसका राइट आंसर आपको क्या यहाँ बताओगे? बताओ, पोटेशियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, या सोडियम बाइकार्बोनेट, या सोडियम कार्बोनेट। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सोडियम बाइकार्बोनेट आप बता दोगे। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। दोस्तों जो आपका फार्मिक एसिड होता है ये क्या होता है, एक आपका अम्लीय पदार्थ आपका वहां पे हो जाता है। और जो आपका सोडियम बाइकार्बोनेट होता है ये क्या होता है, ये आपका एक क्षार होता है। ये क्या होता है, आपका एक क्षार होता है जो कि जो अम्ल होता है अम्ल को क्या कर देगा, ये क्षार वहां पे निष्क्रिय आपका कर देता है। अब ये जो आपकी त्वचा में जलन होती है ना, चींटी काली जो हमारे त्वचा में जलन होती है उसको क्या निष्क्रिय आपका वहां पे कर देता है। अब ये घरेलू उपचार में काफी ज्यादा यूज भी आपका वहां पे किया जाता है। किसका? सोडियम बाइकार्बोनेट का यूज काफी ज्यादा आपका किया जाता है। अब ये बताओ, किस कारक ने वैज्ञानिक को तत्वों के वर्गीकरण की ओर प्रेरित वहां पे किया था? किस कारक ने वैज्ञानिकों के तत्वों के वर्गीकरण की ओर प्रेरित किया था? तो वो कौन से कारक आपके हो जाएंगे? अगर हमारे पेपर रिपीट क्वेश्चन ये कभी हुआ तो सीधा क्या बताना है आपको, तत्वों के विभिन्न गुण आपके हो जाएंगे। ऑप्शन 3 आप राइट आंसर सीधा सीधा यहाँ पे बता देना। अब ये वर्गीकरण आपका वैज्ञानिक अध्ययन में काफी ज्यादा सहायक भी वहां पे आपके हुई थी।
तो सीधा सीधा क्या बताओगे, ये आपका पुणे जडार में क्वेश्चन पूछा भी गया था। अगर एग्जाम में क्वेश्चन रिपीट आपके होता है तो सीधा बताना तत्वों के विभिन्न गुण, हमारा राइट आंसर आपका हो जाता है। अब ये क्वेश्चन दोस्तों हमारा लास्ट क्वेश्चन हो जाता है। यहाँ से हमारे पूरे 50 क्वेश्चन कंप्लीट आपके हो जाएंगे। यहाँ पे आप ये काउंट करना कि कितना आपका स्कोर यहाँ पहुंच रहा है, यानी कितने क्वेश्चन आपके सही हुए हैं, कितने क्वेश्चन आपके गलत है, ताकि आप जो पार्ट आपका वीक हो उस पर ज्यादा फोकस वहां पे कर लेना है। और दोस्तों जो मैंने एप्लीकेशन यहाँ पे अपलोड आपका एने वाला एप्लीकेशन है, वहां पे जो मैंने नोट्स आपके डाल रखे, बस वो नोट्स तैयार करना। अगर आपके अभी ज्यादा क्वेश्चन वहां पे नहीं सही हो पा रहे हैं तो अगर आप वो कंप्लीट नोट तैयार कर लेते, और जो मैंने प्रीवियस यहाँ क्वेश्चन वहां पे दे रखे हैं ये सारे तैयार करके जब भी अपना एग्जाम देने जाओगे पेपर में सीधे सीधे क्वेश्चन आपको वहां पे देखने को मिल जाएंगे। और कमेंट बॉक्स दोस्तों आप ये जरूर बताने कितना स्कोर यहाँ पे हो रहा है। तो जो बच्चा 40 प्लस अभी यहाँ पे सही हो रहे हैं, आप काउंट खुद ही कर लेना कि कितने आपके सही आंसर हुए हैं। तो अगर किसी बच्चे के 40 क्वेश्चन तक सही हो रहे हैं भाई उसका कंफर्म है एग्जाम निकल जाएगा। अगर किसी बच्चे के 35 और 40 के बीच क्वेश्चन सही हो रहे हैं तो भाई जो नोट्स मैंने दे रखे हैं उसमें अच्छे से मेहनत करना स्टार्ट करो, ताकि इसी बार अपना एग्जाम वहां पे क्लियर कर पाओ। तो इस क्वेश्चन में क्या आपसे पूछा जा रहा है कि जब शुष्क बुझा चूना क्लोरीनीकरण होता है तो मुख्य उत्पाद क्या होता है। तो इसका मुख्य उत्पाद हम सभी को पता है क्या होता है, ये आपका होता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड होता है। ऑप्शन 2 आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। और इस प्रक्रिया में दोस्तों क्या होता है, ब्लीचिंग पाउडर का निर्माण वहां पे आपका होता है। और ये हमें पता हो, ये चीज नोट कर लेना। इस प्रक्रिया में किसका क्या बनता है आप बताओगे क्या बनेगा यहाँ पे, क्योंकि ये एग्जाम यहाँ 2-3 तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक तो आप ये बताओगे यहाँ पे जो आपका ब्लीचिंग पाउडर होता है क्या होता है, ब्लीचिंग पाउडर और इसका निर्माण दोस्तों आपका होता है। अब इसका उपयोग कहाँ पे होता है, कीटाणुनाशक हो गया, जल शुद्धिकरण इसका ज्यादा यूज वहां पे होता है। और जो आपका कैल्शियम क्लोराइड होता है, रासायनिक सूत्र कभी अगर पूछा जाए CaOCl2 रासायनिक सूत्र आप यहाँ बता दोगे। अब ये दोस्तों क्या होता है, ये अगर पूछा जाए इसका गंध कैसा होता है ये आप बताओ, क्या गंध युक्त, क्या लिखोगे यहाँ पे राइट आंसर गंध युक्त। और कलर कभी पूछा जाए कलर कैसा होता है क्या बताओगे, सफेद ठोस होता है। गंध युक्त सफेद ठोस आपका यहाँ पे आपका हो जाता है। तो सर आप ये काउंट करना स्कोर कितना आपका यहाँ पहुंच रहा है। अगर किसी बच्चे के मान लो क्वेश्चन कम सही हो रहे, तैयारी कम सही चल रही है, तो जो मैंने कंप्लीट नोट्स आपके एनए वाला एप्लीकेशन में डाले वो आप तैयार करना, सीधा प्ले स्टोर पे जाइएगा अपने एरे वाला सर्च करना, एप्लीकेशन ओपन हो जाएगा, वहां मैंने नोट्स आपके डाल के वो तैयार करिए, एग्जाम में क्वेश्चन आपको वहां पे दिखेंगे। ओके दोस्तों कल हम लोग 7 बजे फिर मिलेंगे एक नए प्रैक्टिस से, जहां पे हम लोग वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो हमारे एग्जाम में बार बार वहां पे रिपीट हो रहे हैं। तो ओके दोस्तों मिलते हैं कल एक अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।